ऑल राइट, व्हाट्स गोइंग ऑन माय लवलीस्ट एंड डियरेस्ट पीपल। कैसे हो सबके सब? एनर्जी वगैरह सब कैसी है? सब बढ़िया है ना? कल हमने ये डिस्कस किया था रात को लाइव स्ट्रीम के अंदर कि अपनी एनर्जी को बूस्ट कैसे करें, चाहे कुछ भी हो जाए हमको हमारी एनर्जी को बूस्ट रखना। हम ये बोलेंगे कि भैया सबसे ज्यादा एनर्जी मेरे अंदर ही है, ठीक है? फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ऑन दैट नोट आज हम क्या करने वाले? आज हम करने वाले एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसके पहले बता दूं कि आज मेरी पहली स्पेशल क्लास आने वाली है 5 से 6 बजे। मेरी प्रोफाइल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अनअकैडमी ऐप पे जाके मुझे फॉलो कर लो। 5 से 6 बजे सब के सब आ जाना स्पेशल क्लास के ऊपर। हम इस मैटर अराउंड अस प्योर की एनसीईआरटी सॉल्व करने वाले। एनसीईआरटी मतलब कैसे? मैं आपके सामने एनसीईआरटी सॉल्व करूंगा, आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा कि भैया इस क्वेश्चन को याद कैसे करना है, ठीक है? थ्योरी के क्वेश्चंस भी करेंगे, ये न्यूमेरिकल्स वगैरह भी करेंगे, सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, तो आप बिल्कुल दिमाग से हमेशा क्लियर हो जाओगे कि हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो फुल एनर्जी के साथ में। अभी किसी की एनर्जी लो है तो पहले तो एनर्जी बूस्ट कर लो, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आपकी एनर्जी बूस्टेड रहे। उसके बाद में फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं क्विक इंट्रोडक्शन। ये है हमारा जो चैनल आप देख रहे हो, लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एनटीएससी। यहां पर क्या होता है? यहां पर हम फाउंडेशन और एनटीएससी आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसकी बहुत ही विस्तृत चर्चा होती है। उसके अलावा हम यहां पर 9वीं 10वीं इसके बारे में भी चर्चाएं करते हैं, ठीक है? तो ऑन दैट नोट लेट्स गो अहेड। अबाउट मी थोड़ी सी हम खुद की वार्तालाप कर ले। वैसे काफी लोगों को कुछ पता चलने लग गया होगा। आई एम अ मोटिवेटर, एन एंटरप्रेन्योर, एन एजुकेटर और अ सीनियर मोर देन अ टीचर। इसका मतलब ये कि हम जो सीनियर वाली वाइब देने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ऐसे छोटे भाई छोटे बहन वाली जो वाइब होती है ना, ऐसा लगता है कि यार कोई हमारा साथ में हमारा दोस्त हमको बैठ के समझा रहा है। तो जैसे लास्ट टाइम में एग्जाम में कुछ लोग लास्ट टाइम में पढ़ते हैं, अपने दोस्तों से पढ़ के आता है, वो चीजें उनको एग्जाम के बाद तक याद रहती है। तो हम वही चीज फॉलो करने वाले कि हम ऐसे ही करेंगे। तो इसलिए सभी अपने दोस्त यार इन सबको फोन लगाओ, ठीक है? ऐसा फोन लगाओ और बोलो कि भैया प्रीमियर चालू हो गया है और 5 से 6 एक स्पेशल लाइव क्लास होने वाली है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा। और मैंने क्या क्या किया भाई? मैंने 9.4 सीजीपीए स्कोर किया क्लास 10 सीबीएसई में। 91.4% स्कोर किया है क्लास 12 सीबीएसई पीसीएम में, ठीक है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऑल यूजिंग स्ट्रेटेजी। इसका मतलब क्या? हमने किताबों से ज्यादा महत्व स्ट्रेटेजी को दिया। क्या इसका मतलब किताब इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं भाई, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने स्ट्रेटेजी ऐसी यूज की कि मतलब मुझे ज्यादा आरओआई मिले। आरओआई का मतलब समझते हो? आरओआई का थोड़ा हम इधर उधर की ज्ञान की बातें भी कर लेते हैं जो कभी कभी काम में आता है। इसको बोलते हैं हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने कितना इन्वेस्ट कर आपको उसका कितना रिटर्न मिला। तो आपको जितना ज्यादा आरओआई होता है उसका मतलब ये कि आपकी कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ही खतरनाक रिटर्न मिल रहा है। और ये हमारा नाम ऑफकोर्स प्रणय चौहान, जिसमें आर कैपिटल लिखा है, ये जानबूझ के। नेक्स्ट आज का टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या क्या होने वाला है? आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ आपका कंपाउंड्स, आयन एंड वैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज्यादा। मोल कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। मोल कंसेप्ट, ये देखो स्टार दिख रहा है, स्टार का मतलब 10 into स्टार, ठीक है? और सेशन रिकैप, ठीक है? रिकैप तो खैर हो ही जाएगा चलते चलते। ऑन दैट नोट लेट्स डिस्कस अ फ्यू थिंग्स अबाउट दिस सब्सक्रिप्शन। तो इसका जो सब्सक्रिप्शन है आप इसको ले सकते हो। कैसे लेना है, क्या लेना है और क्यों लेना है, हम क्यों ले, आखिर मैं क्यों अपना पैसा दूं, क्या होगा उससे, उसकी बात करने वाले हैं। पहली बात तो आप फीचर्स देख लो, लाइव क्लासेस, ठीक है? लाइव क्लासेस बिल्कुल स्केड्यूल के साथ में। इसका मतलब ये कि देखो जो स्पेशल क्लास होती है वो तो फ्री है, जो मैं आज स्पेशल क्लास लेने वाला हूं ना 5 से 6 वाली, वो तो फ्री है, ठीक है? बट और प्रो लेवल की जो क्लासेस होती हैं जिसमें आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिलती है, वो हमेशा अवेलेबल रहेगी आपकी जेब में, कहीं भी नहीं जाएगी। पूरा स्टडी मटेरियल आपकी जेब में रहने वाला है, सब कुछ आपकी जेब में रहने वाला है। तो उसके लिए बिल्कुल से आप चिंता मत करो। अभी सबसे पहले आप एक काम करो कि अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो। ये सिर्फ अभी के लिए ही नहीं है, बाद के लिए भी काम आएगा। कैसे काम आएगा? क्योंकि आज जो हम लेने वाले हैं स्पेशल क्लास, और जो मैं हमेशा स्पेशल क्लासेस लूंगा, जो क्विज वगैरह करवाता हूं मैं रोज रात को 10 से 11 बजे, वो सब इस अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर होती है, ठीक है? सब्सक्रिप्शन की बात करें तो अगर आप फाउंडेशन एंड एनटीएससी सब्सक्रिप्शन लेते हो, यानी कि अगर आप फाउंडेशन और एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो यहाँ पे, फाउंडेशन एंड एनटीएससी वाला, ठीक है? फाउंडेशन एंड एनटीएससी की जो प्राइस है वो है भाई 1 महीने की 3500। बट अगर आप आते हो 24 मंथ्स पे, यानी कि 2 साल, क्योंकि ऑब्वियसली आप 9th 10th 2 साल कर सकते हो इस कोर्स को, 2 साल का अगर आप लेते हो तो इट्स मात्र 21,000 का मतलब समझ रहे हो? महंगा लग रहा है? अरे भाई मेरी बात सुनो, जो आपके इंस्टीट्यूशन होता है ना लोकल, उसमें 1 साल की प्राइस इससे 3 गुना 4 गुना होती है।
और ये दोनों साल की प्राइस आपको उससे भी 50%, 40%, 30% प्राइस पे मिल रही है केवल। तो क्या बुरा है? और इसकी अगर मैं प्राइस बताऊं तो ये सिर्फ 875 पर मंथ है, बस इतना ही डिस्काउंट। अरे मेरे भाई इधर देखो, अगर ये कूपन कोड लगा देते हो ना PC001 तो आपको इस पे फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब करीब करीब 3 से 4 हजार के बीच कहीं भी सेव कर लोगे, ठीक है। और ये हो जाएगा 788 पर मंथ। इसका मतलब अरे सिर्फ 25 रुपए प्रतिदिन भाई, एक दिन का मात्र 25 रुपए लग रहा है आपको ये कूपन कोड लगाने पे, ठीक है। इसका मतलब आपकी जो मोमोज की प्लेट आती है ना उससे भी सस्ता काम हो जाएगा आपका। और अगर आप 9, 10, 11, 12 के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, अब ये भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आप 9, 10, 11, 12 या फिर 10, 11, 12। अगर आप 9th ऑलरेडी आपकी हो गई तो मैं आपको यही वाला रिकमेंड करता हूं, फिर से 9th पढ़ के क्या ही कर लोगे यार, और 9, 10, 11, 12 भी ले सकते हो। तो अगर इसकी बात करूं मैं तो ये एक महीने का 2250 रुपए, ये भी कब, वैसे है 2500 का, बट ये कब, जब आप ये कूपन कोड यूज करते हो PC001, ठीक है। और 6 महीने ये सब ऐसे ऐसे प्राइस है। बट मैं आपको क्या रिकमेंड करता हूं कि अगर आप 9, 10, 11, 12 4 साल का ले रहे हो तो ये उठा लो 48 मंथ्स का, ठीक है। 36,000 का है। 36,000 मतलब भाई 4 साल आपका कंप्लीट, आपका मटेरियल, फुल लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, पूरा का पूरा भंडार आपके फोन में होने वाला है, और फोन आपकी जेब में, ये सब जेब में लेके घूमोगे। सिर्फ 750 पर मंथ, मतलब वही करीब करीब 25 रुपए पर डे भाई। एक मोमोज की प्लेट जितना, जो स्कूल के बाहर जाके मोमोज खाते हो ना, समझ लो कि एक मोमोज की प्लेट और खा रहे हो रोज। उतने में आपके 4 साल का एजुकेशन आपकी जेब में जा रहा है, इतना सब सिर्फ 36,000 में। और अगर आप केवल 10th 11th 12th का लेना चाहते हो तो 28,800 का है, वो भी तब जहां पे कूपन कोड यूज करते हो। तो अगर आप 9th क्रॉस कर लिया आपने तो आप ये वाला सब्सक्रिप्शन पक्के से उठा लो, या फिर ये वाला उठा लो। और ये EMI ऑप्शन में भी अवेलेबल है, तो आप इसमें देखो नो कॉस्ट EMI भी करवा सकते हो, ठीक है। तो अगर ये आप ये वाले सब्सक्रिप्शन लेते हो 24 मंथ्स वाले या फिर इस टाइप के, उसमें आप नो कॉस्ट EMI, यानी कि आपको हर मंथ आपकी किस्त आएगी कुछ 3-4 हजार रुपए बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। और क्या लोगे इससे ज्यादा? ऑल राइट, तो नेक्स्ट मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि हम रोज रात को 10 से 11 बजे एक मजेदार इंटरैक्टिव क्विज रखते हैं। मजेदार इंटरैक्टिव क्विज मतलब कि हम इसमें आपके साथ में इंटरेक्शन भी करते हैं, बहुत ही मस्त वाला, ठीक है। आपके कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व करता हूं जो कि यार ऐसे होते हैं कि मतलब हर कोई बताता नहीं है। जैसे कि कल किसी ने पूछा था कि हमको बहुत लोड हो रहा है दिमाग पे, मुझे बहुत डर लग रहा है एग्जाम्स का, तो मैं क्या करूं, या फिर हम टाइम कैसे मैनेज करें, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं उसमें। और उसके अलावा आपके 10 से 11 जो क्विज होती है ना, जो आज भी होगी, वो उस चैप्टर पे होती है जो मैं आपको अभी 4 से 5 वाले टाइम में पढ़ाता हूं। तो ये आज होगी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की, कल भी इसकी हुई थी, आज थोड़ी विस्तृत चर्चा होगी। आज हम शुरू के 3 चैप्टर्स तीनों उठा लेंगे, ठीक है। 3 मैंने पढ़ा दिए, तीनों के तीनों उठा लेंगे और देख लेंगे कि आप खुद इवेल्युएट कर लेना कि भाई कैसा चल रहा है आपका सिस्टम। उसके अलावा डेली लेक्चर हमारे 4 to 5 और फ्री एनसीईआरटी सॉल्व करा रहा हूं मैं आज 5 से 6 बजे। आपकी जो इज मैटर अराउंड अस प्योर की एनसीईआरटी है ना, वो हम बिल्कुल साथ में बैठ के सॉल्व करेंगे। करने को तो खुद भी कर सकते हो, पर है ना जब खुद करने बैठता है ना एनसीईआरटी सोच लगता है बहुत टाइम हो गया यार, कब से कर रहा हूं। बट चाहे कोई दोस्त आता है, कोई साथ में बैठ के कराता है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन, लिटरली ऊपर एक क्वेश्चन लिखा रहेगा और मैं आपको उसको सॉल्व करके बताऊंगा कि आपको कैसे ट्रिक्स अपना के सॉल्व करने के, आप कभी भूलो ना। एग्जाम ओरिएंटेड रखेंगे बिल्कुल उसको। तो 5 से 6 पे हम वो करने वाले हैं। तो आपका क्या होगा, आपकी एंजाइटी के सॉल्व भी हो जाएगी और 5 से 6 थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, ऐसे बातचीत भी हो जाएगी, तो आपको अकेलापन भी फील नहीं होगा। इसीलिए ये बिल्कुल टोटली वर्थ इट है, बिल्कुल फ्री है। जितने भी दोस्त है सबको बुला लेना और खुद भी आ जाना। लेट्स गेट बैक टू मॉलिक्यूल्स। ये क्या बला है भाई, देखो हमने इसके पहले चर्चा कर ली है ज्यादा इसके बारे में। अभी जो है हम केवल स्पेसिफिकली मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। बट मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स कैसे होता है, वो हमने डिस्कस कर लिया था। मॉलिक्यूल्स का बताया था कंपाउंड्स की स्मॉलेस्ट एंटिटी, ठीक है। जो कंपाउंड होता है उसकी स्मॉलेस्ट एंटिटी, ठीक है। ये पानी का ग्लास, मतलब ग्लास तो नहीं है ये जो भी है पानी का टंकी वंकी है, इसका जो पानी है पूरे कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट एंटिटी क्या हो जाएगी, H2O का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये जो H2O चीज थी ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। और इस H2O को भी अगर आप तोड़ देते हो H और O में, मतलब ये वैसे तो अगर केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो H+ और OH- में टूटना चाहिए, बट अभी हम अगर केवल एटम्स तोड़ें H और O के बारे में बात करें तो ये दोनों क्या हो गए, एटम्स हो गए, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड दैट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। हमने मेरी बात सुनो, कल हमने एटम्स में एक चीज डिस्कस की थी कि इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जैसे कि हाइड्रोजन जो है ना बेचारा बहुत ही एक्सट्रोवर्ट है, इतना एक्सट्रोवर्ट है कि अकेले एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो ये क्या करता है, अरे हवा में घूमता रहता है और सोचता है ओ हाइड्रोजन आजा। दोनों हाइड्रोजन आते हैं, बोलता है कि चल आजा साथ में रॉक करेंगे। दोनों हाइड्रोजन आया था, साथ में दोस्ती कर लेते और फिर वो H अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, फिर वो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि एक्सट्रोवर्ट है,
एक्सट्रोवर्ट मतलब क्या, अकेले नहीं रह सकता ये। पर कुछ कुछ एलिमेंट्स बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ कुछ एलिमेंट्स बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग भी इंट्रोवर्ट हो गए, जैसे कि हीलियम हो गया। हीलियम क्या बोलता है, बता, जरूरत नहीं है। मतलब हीलियम अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, बट मॉलिक्यूल्स में आप देखो कि इट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब मॉलिक्यूल जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर लेगा, क्योंकि भाई जो एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा था वो भी अल्टीमेटली मॉलिक्यूल बना के ही एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि जो हाइड्रोजन था हमारा, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो ये क्या था, हाइड्रोजन का एटम था। अब एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हाइड्रोजन के एटम ने ढूंढा एक और हाइड्रोजन का एटम और बना लिया एक मॉलिक्यूल। तो ये जो H2 चीज है ना, अरे ये क्या हो गया, ओके नो प्रॉब्लम गाइस, हम यहीं पे हैं। या तो ये जो H2 चीज है ना, इसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये दो एटम्स ने मिलके ये मॉलिक्यूल बना डाला, ठीक है। एंड शोज प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस, मतलब कि ये पूरा पानी का ग्लास था, इसमें जितने भी हमारे H2O थे, ये जितने भी सारे H2O, जितने भी, मतलब जो एक बूंद पानी भी वही प्रॉपर्टी शो करने वाला है जो कि पूरा का पूरा समुद्र शो करने वाला है, ठीक है, ये मतलब है इसका। नेक्स्ट हम आते हैं इस चीज के ऊपर। तो ये जो चीज थी मैंने ये समझाई आपको कि शोज प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस। तो ये जो पानी है ना, ये पानी के अंदर बहुत सारे, ये जो है ना, ये चीज एक्चुअली ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो जो वाटर का मॉलिक्यूल है ना, ये कुछ इस टाइप का दिखता है एक्चुअल में, ठीक है। ये तो हमने लिख दिया ऐसा यहाँ पे, बट वो दिखता ऐसा है, ठीक है। बीच में ओ रहता है और उसके आसपास 2 H लगे होते हैं। तो ये पानी में से बहुत सारे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 15 हजार करोड़, 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ऐसे बहुत सारे होंगे। तो वो हर एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल हमने उठा लिया, ये एक मॉलिक्यूल वही प्रॉपर्टी शो करेगा जो कि पूरा पानी शो कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। बस यही बात बताई जा रही है यहाँ पे, बस और कुछ भी नहीं। और मॉलिक्यूल्स का थोड़ा सा कल हमने वैसे चर्चा कर ली थी, तो आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, बट फिर भी एक कोई रिवीजन भी हो जाएगा। और यहाँ पर हमारी किताब के हिसाब से भी हम चल रहे हैं थोड़ा सा। तो ये जो ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड दैट इज टाइटली हेल्ड बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो ग्रुप ऑफ, देखो वही बोला था मैं, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। H2O में क्या है भाई, 2 एटम्स हैं, H और O। कैसे बॉन्डेड है, ये केमिकली बॉन्डेड है, केमिकली टाइटली हेल्ड बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत जोर से, ऐसा थोड़ी ना है कि थोड़ी देर बाद अरे हाइड्रोजन मिल गया, छोड़ यार ऑक्सीजन यार कहीं और जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। टाइटली, बिल्कुल बहुत टाइट तरीके से हेल्ड है वो, इसलिए वो एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। ये हमने इसके पहले जो चर्चा की थी वो थी अभी हमने मॉलिक्यूल्स की चर्चा की है। अब इसमें 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स की चर्चा करेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम किस चीज की बात करने वाले हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स कैसा होगा, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स कैसा होगा। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। समझ में आ गया, बस मतलब देखो क्या बोला था मैंने, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन ढूंढेगा तो H2 बना लेगा। दोनों H2 में क्या है, दोनों हाइड्रोजन ही है, सेम टाइप ऑफ एटम्स हो रहे हैं ना ये, तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स हो गया, ठीक है। तो जैसे कि, और मान लो जैसे कि अब खैर हीलियम तो एक एटम ही हो गया, तो हम हीलियम की बात नहीं कर रहे, जैसे H2 की बात करी हमने। और इसके अलावा मैं किसकी बात कर सकता हूं, दिमाग में चमक नहीं रहा है, चमक नहीं रहा, बहुत सारे हैं यार वैसे। ठीक है, O2, ऑक्सीजन, हमारा ऑक्सीजन क्या है, ऐसे एक O एग्जिस्ट नहीं करता, O2 एग्जिस्ट करता है हमेशा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स हो गया। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होता है। तो ये H2, O2 ये सब क्या हो गया, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स हो गए। H2O जो है वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि इसमें 2 टाइप के एटम है, H और O, बट ये H2, O2 ये अपने आप में जो है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स है। अब देखो जो चीज़ बताने वाला ना बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। अरे ये क्या बला है भैया, अरे भाई ये एटॉमिसिटी क्या है, इट इज नथिंग बट कितने एटम्स हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जो चीज हमने पढ़ी उसमें क्या पढ़ा, ये पढ़ा कि भैया ये H2, O2 ये सब क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स है। क्यों, क्योंकि सेम टाइप के एटम से बने, ये दोनों H से बना है, ये O से बना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स, बस एटॉमिसिटी क्या है, एटॉमिसिटी क्या है, नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल। कितने नंबर ऑफ एटम्स कर रहे हैं इसमें, देखो H2 के अंदर कितने, ऐसा H3 तो लिखते नहीं है हम, होता तो H2 ही है, ठीक है, H2 ही होता है। तो कितने हाइड्रोजन एटम्स कंस्टिट्यूट कर रहे हैं इस मॉलिक्यूल को, इस H2 के मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 2, यहां लिखा हुआ है 1 2। तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई, 2। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी क्या हो गई, 2। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल।
ठीक है। सल्फर की बात करो तो सल्फर जो है वो S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आपको बताऊंगा। जैसे ये H2O2 है ना, जैसे ये जैसे H को सिर्फ एक दोस्त लगता है एग्जिस्ट करने के लिए, भाई ये S जो ये एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट है, एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट है, ओ एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट ये तो वो हो गया टंग स्लिपर जो कुछ बोलते हैं उसको। तो S8 जो है वो अकेले तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता, 2 के साथ भी नहीं, 3 के साथ भी नहीं, 4 के साथ भी नहीं, 5 के साथ, उसको पूरे के पूरे 8 सल्फर लगते हैं, 8 दोस्त बनते हैं, 8 लोगों का ग्रुप बनता है, तभी उसकी कोई ऐसी हैसियत होती है। ठीक है, ऐसा होता है ना स्कूल के अंदर भी कि कोई एक बंदा तो बहुत ही ज्यादा हाई फाई होता है जिसकी वो एक ही में वो पूरा होता है, बट कुछ एक ग्रुप होता है जिसको पूरा ग्रुप चाहिए एग्जिस्ट करने के लिए, अगर उसमें से कोई अकेला आ जाए तो उसको कोई भाव नहीं देता। ठीक है, वो सेम चीज सल्फर करता है। तो सल्फर की एटोमिसिटी क्या हो गई, 8 हो गई। ठीक है, बस यही चीज बोली, नंबर ऑफ एटम्स, उसका मतलब एटोमिसिटी हो गया। मॉलिक्यूल्स ऑफ सम एलिमेंट्स कंटेन ओनली 1 एटम। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स, कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनके केवल एक एटम कंटेन करते हैं, जैसे कि हीलियम हो गया। अब हीलियम जो चीज है इसमें कितने एटम्स हैं, अकेला है भाई, ये तो इंट्रोवर्ट है तो अकेला है, ये तो अकेला है तो मतलब ये क्या हो गया, ओनली 1 एटम, और इसको हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक। देखो ये 2 चीजें याद रखो, मैं अभी दिखा देता हूं यार, क्या आपको वेट कर रहा हूं। मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, दिमाग नहीं लगाना है, याद कैसे करना है, सिंपल सी बात है। मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2। ठीक है, ये डाई, ये मोनो, मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, 1 2। डायटोमिक क्या हो गया, डायटोमिक हो गया हमारा H2O2, ये सब डायटोमिक हो गए, क्यों, क्योंकि इसमें दो एटम्स है। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ सम एलिमेंट्स कंटेन ओनली 2 एटम्स, कंटेन ओनली 1 एटम। ऐसे मान लो 3 होते तो ट्राइएटॉमिक, 4 होते, 4 या 4 से ज्यादा होते तो पॉलीएटॉमिक। ठीक है, पॉलीएटॉमिक ये भी होगा शायद। ठीक है, पॉलीएटॉमिक ये रहा, ट्राइएटॉमिक, डायटॉमिक, मोनोएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। ठीक है, तो जो ओजोन होते हैं ना, जो ओजोन लेयर बोलते हो, और ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है और ये मत करो वो मत करो, पॉल्यूशन को बचाओ, तो वो जो ओजोन होता है वो O3 होता है। ठीक है, अब बोलोगे O2 O3 में क्या डिफरेंस है, अरे भाई ये अलग अलग चीजें हो जाती है कंप्लीटली, ये दोनों सेम नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ऑक्सीजन हम ले सकते हैं, हाँ, ओजोन हमारे लिए हार्मफुल होती है। सोचो आप, वो ऑक्सीजन ही एक एटम, मतलब चलो ये थोड़ा सा बाहर आते हैं हम, बीच में आपको थोड़ा सा बाहर ले जाता हूँ इससे। मतलब आप सोचो कि ये कितनी खूबसूरती से बनाई गई है दुनिया, कि ये जो ऑक्सीजन का एटम था, ये अकेले तो इसकी कोई औकात नहीं है, जब ये 2 के साथ मिला तब ये हमारा जीवन दान बन गया। ठीक है, हमको जीवन देता है। जब इसने एक और अपने साथ मिला लिया तो ये हमारे लिए जानलेवा बन गया। है कि नहीं खूबसूरत यार, कितना इंटरेस्टिंग लगता है ये सब। ठीक है, तो मोनोएटॉमिक के कुछ एग्जांपल है, ये सब याद कर लो भाई, ये सब याद कर लो। ठीक है, थोड़ी हे कुकर अगसी ऐसे याद कर लो, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से बना के, हे कुकर अगसी, हे कुकर अग, हे कुकर अग, हे कुकर, हे देखो अभी क्या भी बन गया, हाँ, हे कुकर अगसी, सिस्का, सिल्वर, कार्बन। ठीक है, सी का जो भी आपको बोलना है, ठीक है, अपने हिसाब से कर लेना। तो हीलियम, कॉपर, क्रिप्टन, सिल्वर, आर्गन। तो सिल्वर जो है Ag, ये भी मोनो एटॉमिक है, बेचारा इंट्रोवर्ट है यार, ये अकेला एग्जिस्ट करता है। कार्बन बेचारा अकेला एग्जिस्ट करता है। देखो अब ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों तो आपको हमेशा याद रहेंगे। ठीक है, मैंने आपको इतनी बार बता दिया, इसलिए बता दिया है ताकि डायटोमिक तो आप एटलीस्ट कभी ना भूलो। आपसे कोई भी पूछेगा कि भाई हाइड्रोजन क्या है, तो अरे बोलना उसको कि हाइड्रोजन जो बाबू, हाइड्रोजन H2 है, डायटोमिक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है जो तीनों बड़ी फेमस गैसेस है ना जो हमारे आसपास घूमती हैं ये। ठीक है, ओजोन जो है हमारे पास में ट्राइएटॉमिक है। ठीक है, 3 होते हैं ओजोन के अंदर। फॉस्फोरस जो है वो पॉलीएटॉमिक, देखो 4 से जब भी ज्यादा होता है तो उसको हम पॉलीएटॉमिक बोलते हैं। तो फॉस्फोरस क्या हो गया, पॉलीएटॉमिक, इसमें 4 होते हैं, P4। इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा बनता है, ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है 4 का। और सल्फर भाई, ये सल्फर देखो, ये है S8, ये 3D स्ट्रक्चर ढूंढ के लाया हम आपके लिए। ये S 3 4 5 6 7 8, तो ये कुछ ऐसे बनता है, ये ऐसे जुड़ते हैं आपस में और ग्रुपिंग करते हैं और इस हिसाब से एग्जिस्ट करते हैं। जहां जहां मेरे को लगता है ना एनर्जी कम होती है, मैं थोड़ा सा हाई वॉल्यूम में बोलने लग जाता हूँ। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, तो हमने इसके पहले चर्चा कर ली पूरी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स के लिए। क्विक मैं आपको है ना हर चीज के बाद में फटाफट उसी का रिवाइज कर दूंगा, ताकि आप है ना बोलते जाओ मेरे साथ साथ और आपको खुद को भी रिवाइज होता है कि हाँ ये बोला था। मॉलिक्यूल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड सेम टाइप ऑफ एटम। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स होता है। अब देखो, अगर आप एलिमेंट वाले में कंफ्यूज हो रहे हो तो कंपाउंड आपको पक्का पता है, कंपाउंड क्या, ग्रुप ऑफ एटम। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स में क्या होगा, जिसमें एक ही टाइप का एटम होगा, एक ही टाइप का एटम होता है जिसमें उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स एक ही टाइप का है। अब उसमें एक टाइप में भी कितने हैं, हो सकता है 2 है, हो सकता है 3। आपको एग्जांपल चमकना चाहिए दिमाग के अंदर, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एग्जांपल चमकना चाहिए दिमाग के अंदर। जैसे दिमाग में आया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अच्छा H2 था, O2 था, अच्छा O2, O डायटोमिक, मोनोएटॉमिक, अच्छा एटॉमिसिटी की बात करी थी, कितने एटम्स है, 2 थे तो डायटोमिक था, 3 थे तो ट्राइएटॉमिक था, ज्यादा थे तो पॉलीएटॉमिक था। ठीक है,
अब आते हैं हम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स के ऊपर, थोड़ा सा रंग भरो प्रतियोगिता के अनुसार, कलर बदल लेते हैं, आज ग्रीन कलर में करते हैं। वाह। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइंट टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स जो है इट्स नथिंग बट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अरे हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन का एटम कंबाइन हो गए एक तरीके से, तो H2 बना डाला मिलके। यही चीज है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, बस और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। जिसमें एक से ज्यादा टाइप के एटम्स हो वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स बोल लो। एग्जांपल के लिए अब यहां पर कुछ रेशो बाय मास भी दिया हुआ है, रेशो बाय मास भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ये कहां से आया, बताओ जल्दी। अरे कौन से लॉ से आया? अरे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से आया। हमने कल डिस्कस किया था, नहीं देखा तो क्या कर रहे हो बेटवा, जाके देखो। अमोनिया क्या है भाई? अमोनिया है हमारे पास में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनता है। कैसे बनता है ये? NH3। ठीक है, ये है इसका कंपाउंड। कैसे बनता है, ये क्यों बनता है, ये सब 11वीं 12वीं की बातें हैं, उसमें आपको ये भी बताएंगे। मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे आपको ये भी बताएंगे कि नाइट्रोजन जो था ये NH3, 3 ही क्यों गए, 4 क्यों नहीं गए, 5 क्यों नहीं गए, वो सब आपको पता चलेगा। कार्बन ऑक्सीजन, अरे कार्बन डाइऑक्साइड तो पता है बचपन से। कार्बन ऑक्सीजन सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल। कैसे बनता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब ये रेशियो बाय मास क्या था भाई? रेशियो बाय मास वो चीज थी कि कार्बन का मास इज टू ऑक्सीजन का मास। अब यहाँ पे CO2 थे तो 2 इंटू ऑक्सीजन का मास, तो ये आपके पास में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। कार्बन का मास देखो, अभी हम मास सबके बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं, बट आई थिंक इट शुड बी 12 is to 2 16 32 4 8 32 4 3 12। yes I was right, 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहे यहां हो, चाहे दुबई में हो, चाहे अमेरिका में हो, कहीं भी हो, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका रेशियो बाय मास 3:8 कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ओके तो हमने मॉलिक्यूल्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आते हैं नई चीजें, थोड़ी सी नई चीजें, इसको ध्यान से समझना आयंस के ऊपर। ठीक है, आयंस क्या वस्तु है, आयंस क्यों? आयंस इज नथिंग, देखो अभी हम डेफिनेशन भी बताएंगे, बट आयंस क्या होता है? जब भी एक अच्छी वाली चीज था, अच्छा वाला कोई एटम था, मान लो ए एटम था, उस ए एटम से मान लो, अब देखो एटम क्या होता है आपको पता है। ठीक है, एटम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आसपास रोटेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगला चैप्टर करने वाले हैं हम, बहुत ही जल्दी इसमें चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत सारे, एटम बीच में हमारा न्यूक्लियस वगैरह होता है, प्रोटॉन्स वगैरह होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, तो अब ये जो एटम ए था इसके ऊपर अभी न्यूट्रल चार्ज है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम मात्रा में, प्रोटॉन क्या करता है प्लस चार्ज देता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है नेगेटिव चार्ज देता है। अब दोनों सेम मात्रा में तो बैलेंस हो जाएगा, मतलब ये क्या अंडा निकल जाएगा, जीरो हो जाएगा। मान लो कि 2 पॉजिटिव चार्जेस थे और 2 नेगेटिव चार्जेस थे, तो हमारा नेट चार्ज क्या है, 0। तो जो यहाँ पे हवा में कुछ भी नहीं लिखता ना, इसका मतलब होता है कि इसका नेट चार्ज जो है वो 0 है। ठीक है, तो मान लो कि जो ए एटम था, तो आयंस क्या होता है बेसिकली, अच्छे वाले एटम के अंदर गड़बड़ करना। ठीक है, क्या किया, ये अच्छा वाला एटम था, हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के फेंक दिया। ठीक है, ये गया इलेक्ट्रॉन फेंक दिया, निकाल दिया, ऐसा निकाला फेंक दिया, मतलब ऐसा तो नहीं निकालोगे कि यार चलो मम्मी आ जाओ एटम के अंदर से निकालते हैं, हम इलेक्ट्रॉन निकालने बैठते हैं। ठीक है आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब जब आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बताओ मेरे को? अरे भैया माइनस और प्लस मिलके न्यूट्रल बना रहा था, अगर मैं एक माइनस निकाल दूंगा तो एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है, मान लो कि मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक पॉजिटिव चार्ज तो अपना वो शो करेगा ना, बढ़ नहीं जाएगा। मतलब देखो मान लो कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये बहुत ही रफ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसको बिल्कुल लाड़ में मत लेना इसको। 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 प्रोटॉन थे, मैंने क्या किया कि भैया एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और मेरे पास में बचे 2 प्रोटॉन। तो भाई इसका चार्ज क्या हो जाएगा, पहले क्या था इसका चार्ज -2 + 2। ठीक है, ये माइनस का 2 ये प्लस का 2 = 0। अभी इसका चार्ज क्या हो गया, -1 + 2, बोले तो +1। अरे +1 चार्ज आ गया, तो हाँ ये जो ए था ना, अब इस पे +1 चार्ज आ गया। मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंका तो +1 चार्ज आ गया। तो ये जब भी किसी एटम के ऊपर चार्ज दिखे ना आपको, तो बोल देना भैया कि ये तो आयन है। ठीक है, ऐसा उठा के बोल देना कि ये तो आयन है, मन से बोल देना आयन है, क्योंकि वही होगा। ठीक है, मान लो कि अब ये A+1 है, इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया फिर से, तो अब फिर से बैलेंस हो जाएगा, A 0 हो जाएगा। अब इसके अंदर मान लो मैंने कि जैसे 2 इलेक्ट्रॉन और डाल दिए, एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, तो A -2 हो जाएगा।
ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा उतना माइनस में बढ़ता जाएगा, और जितने प्रोटॉन ऐड करूंगा उतना प्लस में बढ़ता जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन निकालूंगा उतना प्लस में बढ़ता जाएगा, और जितने प्रोटॉन निकालूंगा उतना माइनस में बढ़ता जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अभी ऐसा था, मान लो कि मैंने इसके अंदर 4 प्रोटॉन दे दिया, ठीक है, 4 प्रोटॉन दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस 4 इज इक्वल टू +2 का चार्ज आ जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है, तो अब इसका थोड़ा केमिस्ट्री में साइंटिफिक डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ, देखो ध्यान से पढ़ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये प्लस माइनस चार्ज, ये सारे एलिमेंट्स में नहीं होता है पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उनमें सब में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स जो कैटेगरी होते हैं ना, उनमें होता है। ठीक है, मेटल्स नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, मैं आपको अब ये चीज़ तो ऐसी है जो कि आपको धीरे धीरे पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तब पता चलेगी 10th में, बट फिर मैं आपको बताऊं रफली, तो ये लेफ्ट पोर्शन पीरियोडिक टेबल का और राइट पोर्शन पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, इनमें होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो मेटल्स कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन 4 स्पीशीज, जैसे कि NaCl है ना हमारा, उस टाइप के। Na कहाँ आता है, लेफ्ट में आता है पीरियोडिक टेबल के, और Cl जो होता है वो राइट साइड में आता है। बीच के जो वो होते हैं ना, उसको हम मेटल नॉन मेटल में नहीं गिनते जनरली, उसमें भी कुछ एक्सेप्शन वगैरह, अरे एक्सेप्शन तो एक से एक है भाई, चिंता ही मत करो। ठीक है, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन 4 स्पीशीज, कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन 4 स्पीशीज, द चार्ज स्पीशीज आर नोन एज आयंस। ठीक है, ये जो 4 स्पीशीज थी, ये जो A बोला था मैंने आपको, इसमें से जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये क्या हो गया, ये जो माइनस प्लस हमने इसके ऊपर ऐड किया था, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम चार्ज बोलते हैं। ठीक है, चार्ज बोलते हैं। जब दोनों माइनस का चार्ज यानी कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों जब बैलेंस्ड होते हैं तो नेट चार्ज 0 होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल बोले तो अरे भैया A ऐसा का ऐसा रहेगा, कुछ भी नहीं होएगा। बट जहां मैंने नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन, जहां मैंने इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ाई तो ये माइनस में चलेगा, जहां मैंने इसकी मात्रा और बढ़ाई तो ये प्लस में चलेगा, ऐसा। ठीक है, इन 4 स्पीशीज को हम आयंस बोलते हैं। एन आयन इज ए चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, लेना देना मैंने क्यों लिखा, ये लिखने का नहीं है, एक परीक्षा में लिख के नहीं आना है। लेना देना मतलब इसको याद कैसे करना है, लेन देन से याद करना है। ठीक है, ये A था, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो माइनस हो गया, ये A था माइनस का, इसको 2 प्रोटॉन खिला दिए तो ये A -2 प्लस -1 + 2 इज इक्वल टू +1 हो गया, तो इस पे प्लस चार्ज आ गया। मान लो मैंने इसमें से 5 प्रोटॉन इसको और ऐड करके खिला दिए तो ये +1 था +1 था, तो ये क्या हो जाएगा, +6। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट, नेगेटिव चार्ज। ओ, जो नेगेटिव था जो पॉजिटिव था उनको भी नाम दे दिया। बार बार ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि अरे तो नेगेटिवली चार्ज आयन है, अरे तो पॉजिटिवली चार्ज आयन है। इतना टाइम कहाँ है भैया किसी के पास, नेगेटिवली चार्ज आयन, अरे नहीं, इतना लोड नहीं लेता है जीवन में। ठीक है, नाम ही दे दिया, नेगेटिवली चार्ज आयन को क्या बोल दिया, एनायन, पॉजिटिवली चार्ज आयन को क्या बोल दिया, कैटायन। समझ गए। ठीक है, अब ये याद करने में बहुत लोगों को तकलीफ होती है यार, मतलब आप भूल जाते हो कि एनायन नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसको कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे, अरे एन। अब देखो इसको थोड़ी राइटिंग अच्छी लिखनी पड़ेगी यार समझाने के लिए, एनायन कैटायन। ठीक है, 2 तरीकों से याद कर सकते हो, एनायन बोलो तो नेगेटिव। ठीक है, अब देखो दोनों में एन तो आ ही रहा है, एक एन तो इसकी स्पेलिंग में भी है, एक एन इसकी स्पेलिंग में भी है, पर इसकी स्पेलिंग अकेली ऐसे एनायन की स्पेलिंग में एक और एन है, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि जो नेगेटिव था एन और इस एन को रिलेट कर दो तो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, ये चीजें सुनने में बड़ी आसान लगती है, बट जब एक बार इंप्लीमेंट कर लेते तो आपको लगता है कि अब तो मैं कभी भूलने ही नहीं वाला हूं। ठीक है, तो ये एन और एन, इन दोनों को क्या कर दो, रिलेट कर दो, तो एनायन नेगेटिव, एनायन नेगेटिव, एनायन नेगेटिव, आगे समझ में। और कैटायन को कैसे याद करोगे, वैसे एनायन नेगेटिव वाला फंडा मुझे ज्यादा ईजी लगता है। कैटायन को फिर भी अगर आपको करना, अगर आपको कैटायन याद करना है तो आप पॉजिटिव, कैटायन का होता है पॉजिटिव। ये टी दिख रहा है, ये जो टी है इसको थोड़ा सा अलग प्रकार से देखोगे तो ये कुछ प्लस की तरह दिख रहा है। ठीक है, ये कैटायन के बीच का जो टी है ये प्लस की तरह दिख रहा है, तो ये प्लस की तरह मतलब पॉजिटिव हो गया। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि आप लेटर के हिसाब से देख लो, एनायन एन और यहां पर भी एन नेगेटिव, वेरी सिंपल। ठीक है, ऐसे मैं आपको ट्रिक्स भी बताते जाता हूं, तो सोचो स्पेशल क्लास में तो क्या मजे आ जाएंगे। नेक्स्ट, आयन कैन कंसिस्ट अ सिंगल चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैज अ नेट चार्ज ऑन देम कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन। देखो भाई, आयन जो होता है ना वो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि जैसे लेट से कि He2+ की बात कर लूं मैं किसी भी रैंडम को लेके, तो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि केवल एटम ही कर सकता है, ऐसा ग्रुप ऑफ एटम में भी हो सकता है, जैसे कि H3O+। ठीक है, H3O+ क्या है, इसके ऊपर भी नेट चार्ज, देखो
आयन कैन कंसिस्ट सिंगल चार्ज एटम जैसे कि ये, और अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट इज अ नेट चार्ज ऑन देम। तो ये जो H3O प्लस है ना, इसका मतलब ये नहीं कि O के ऊपर प्लस चार्ज है, ये इस पूरे के ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक है। तो जब भी हम ग्रुप ऑफ एटम्स की बात करते हैं और नेट चार्ज बोलते हैं, तो नेट चार्ज मतलब क्या, कि केवल एक इंसान के ऊपर चार्ज नहीं है, ये पूरे ग्रुप के ऊपर चार्ज है, ठीक है। जैसे CO अपना CO3 2-, ये बताऊंगा मैं आपको, CO3 2-। तो CO3 2- का मतलब क्या है, कि केवल O3 पे 2- चार्ज है? अरे नहीं, पूरे पे 2- चार्ज है, ठीक है। अब ये चार्जेस कैसे आए, ये भी हायर स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि भैया अब आयंस फटाफट अगर मैं रिवाइज करवा दूं आपके, तो क्या थे, अरे आयंस था जब भी मैं एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डाल दूं, इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, जैसे उस पर चार्ज आ गया उसको हमने आयन बोलना चालू कर दिया, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, पॉजिटिव को एनायन, पॉजिटिव को हम बोलते हैं कैटायन, नेगेटिव को बोलते हैं एनायन, और आयंस कैन कंसिस्ट ऑफ सिंगल चार्ज एटम, या तो सिंगल भी हो सकता है इस टाइप से, या फिर ग्रुप में भी हो सकता है इस टाइप से, बस। और जो ग्रुप में है उसको हम पॉलीएटॉमिक आयन बोल देंगे। पॉली कहां से आया, पॉली मतलब ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं खूबसूरत सी चीज पे, वैलेंसी। देखो वैलेंसी बताने से पहले आप लोग मुझे बताओ कि आपको वैलेंस से क्या क्या समझ में आता है, वैलेंसी, ठीक है। वैलेंस इसका मतलब क्या होता है? आपने कभी वैकेंसी नाम सुना है? वैकेंसी, अरे इस कंपनी में वैकेंसी, अरे उस कंपनी में वैकेंसी है। हाँ, और वो जो टॉयलेट्स होते हैं ना हमारे मॉल्स के अंदर, जो टॉयलेट होती है, या होटल्स के अंदर जो टॉयलेट्स होती हैं, उसमें क्या होता है कि वो जो नॉब होता है घुमाने का, फिर जो ड्रेसिंग रूम होता है उसमें नॉब होता है घुमाने का, उस पर क्या लिखा रहता है, ऑक्यूपाइड। जैसे आप उसको इस साइड घुमाओगे, अरे मैंने इस साइड घुमा दिया, मैं अंदर गया चेंज करने, तो ऑक्यूपाइड आ गया बाहर वाले को, और जैसे ही मैंने खोला तो वहां पे क्या आ गया, वेकेंट। वेकेंट का मतलब क्या हुआ, अरे वेकेंट का मतलब खाली, वेकेंट का मतलब खाली। तो वैलेंसी का मतलब भी क्या है, वैलेंसी का मतलब भी खाली से होता है, खाली जगह, इसको हम वैलेंसी बोलते हैं, बस इतना ही है। अब थोड़ी केमिस्ट्री की भाषा में सुन लेते हैं। वैलेंसी बोले तो खाली जगह। देखो आपका जो इलेक्ट्रॉन होता, सॉरी जो एटम होता है, उसकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है, ठीक है, ये तो खैर आउटर मोस्ट शेल, ये जैसे कि मान लो एक एटम है, इसकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है, इसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स की जगह होती है, ठीक है, जैसे कि 8 इलेक्ट्रॉन्स की जगह होती है। तो अब अगर मान लो कि 8 की जगह इसमें केवल 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहली बात तो उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, अरे भैया 8 इलेक्ट्रॉन्स होने थे पर 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड भी करता है कि प्रोटॉन कितने थे, अभी तो ये छोड़ो, इस पे ध्यान दो केवल कि अभी केवल 7 थे, तो अभी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की जगह है ना वहां पे, एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है ना, अभी वो जॉब ले सकता है ना उस एटम के अंदर, जगह है ना उसकी, तो वो हो गई वैलेंसी। वैलेंसी इज नथिंग बट द, क्या बोल सकते हो, आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो जगह बची होती है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, उसको हम वैलेंसी बोलते हैं, वेरी सिंपल। और इसी को हम बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी, देखो ये कंसेप्ट कैसे आया। देखो बेसिकली क्या होता है, ए बी दो एटम्स है अलग अलग, इनको कंबाइन होना है, तो केवल तब कंबाइन हो सकते हैं जब ये इन दोनों की वैलेंसी इनको अलाउ करती है, ठीक है। मान लो कि ए जो है वो एक अपना इलेक्ट्रॉन बी को देके स्टेबल बन पा रहा है, और बी के पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी लग रही थी, ठीक है। मतलब दोस्ती कैसे होती है, दोस्ती दो लोगों के बीच में कैसे होती है, दोस्ती की बात नहीं करता है, दोस्ती थोड़ी मतलब वाली हो गई, बट स्टिल एक बिजनेस कैसे होता है, ठीक है। बिजनेस में आपको मान लो दो बिजनेसेस हैं, उन दोनों को आपस में कोलैबोरेट करना, तो कैसे होंगे, अरे एक बिजनेस के पास में कोई सी चीज कम होगी और दूसरे के पास ज्यादा होगी, तो जो ज्यादा वाली चीज है वो इस कम वाली चीज को दे देगा अपना काम, ठीक है। जैसे कि काम की बात कर लो, तो मान लो कि एक इंसान के पास में बहुत सारा काम है, दूसरे इंसान के पास में थोड़ा कम काम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एम्प्लॉयर हो गया, यानी कि इसको जॉब पे रखना है, और ये क्या होगा, एम्प्लॉई हो गया, इसको नौकरी चाहिए। तो इसको देना था, इसके पास ज्यादा काम था और इसके पास कम काम था, तो इसने क्या किया, अपना जो थोड़ा सा ज्यादा काम था वो इसको दे दिया, दोनों अब स्टेबल हो गए, दोनों खुश हो गए, इसके पास भी बैलेंस काम है, इसके पास भी बैलेंस काम है, तो दोनों की क्या हो गई, दोस्ती हो गई है, ठीक है। इस टाइप से काम होता है आपका इसमें भी, वैलेंसी के अंदर भी, कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो मान लो कि इसके इसमें इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा था, ये एक इलेक्ट्रॉन देके खुश हो जाता था ज्यादा, और जो बी था उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी तो बेचारा रोता रहता था कि यार काश एक इलेक्ट्रॉन होता है यार, काश। तो ये ए ने सोचा भाई तेरे को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, चला इधर मेरे को देना है, तो ले रहा है क्या, तो उसने बोला कि हाँ ठीक है दे दे, तो ये इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया बेचारे को। तो अब क्या हुआ, ये दोनों अगर दोनों के दोनों खुश, तो ये इन्होंने बना लिया बॉन्ड, ए बी। सेम चीज होती है NaCl के अंदर, ठीक है, सेम चीज होती है NaCl के अंदर। अरे देखो क्लोरीन पे क्या है, क्लोरीन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, बोले तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। Na पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, बोले तो एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों सोचा कि अच्छा Na मेरी बात सुन, Cl ने बोला कि Na मेरी बात सुन, तेरे पास इलेक्ट्रॉन कम है, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, दोनों ही खुश नहीं है अपने अपने जीवन से, तो एक काम करते अपन आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं।
ठीक है, तो इन्होंने दोस्ती कर लिया रे भैया, NaCl बन गया। नेट चार्ज, हमने जो नेट चार्ज पढ़ा था पॉलीएटॉमिक आयन के ऊपर, नेट चार्ज जो पढ़ा था वो यही तो चीज है। अभी इसमें नेट चार्ज क्या हुआ, प्लस माइनस, एक प्लस था एक माइनस था, अरे कैंसिल होके जीरो नेट चार्ज, तो इसलिए हम NaCl के ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखते। समझ में आया? हाउ द एटम ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट कैन बी फाउंड आउट बाय वैलेंसी। वही तो हम बात कर रहे हैं। अब जो आप ये सोच रहे थे कि ये CO2 और ये NaCl क्यों होता है, NaCl2 क्यों नहीं होता, अरे इसीलिए तो होता है, वैलेंसी के कारण। Na के पास में एक प्लस चार्ज था, Cl के पास में एक माइनस चार्ज था, इन दोनों ने आपस में अपना बंटवारा कर लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, प्लस माइनस नॉर्मल हो गया। वैसे ही जब CO2 होगा तो क्या हो सकता है, ऐसा मान लो, अभी मैं आपको डिटेल में इसके नहीं ले जाऊंगा वरना कंफ्यूज हो जाओगे, तो ऐसा हो सकता है कि भैया कार्बन के पास में जो पॉजिटिव चार्ज था वो थोड़ा ज्यादा था और ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव, एक ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम था, तो एक ऑक्सीजन की जगह हमको दो ऑक्सीजन यूज करने पड़े उसके कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के साथ में एडजस्ट करने के लिए। समझ रहे हो? बस अभी इतना दिमाग नहीं लगाना जितना मैं लगा रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ये पढ़ लो एक बार एग्जाम्पल। अरे ये क्या हो गया, ओके हाँ, एग्जाम्पल, हाउ टू फाइंड वैलेंसी, हाउ टू फाइंड वैलेंसी। The number of electrons in the outermost shell of hydrogen is 1 and in magnesium it is 2. Therefore the valence of hydrogen is 1 and it can easily lose 1 electron and become stable. यही बताया मैंने आपको, ठीक है। On the other hand that of magnesium is 2 as it can lose 2 electrons easily and can also attain stability. सारा जो खेल है ना भाई जीवन में, एक चीज बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, बाहर आ जाओ किताब से, बीच में बाहर लेके चलते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब समझ रहे हो? सारा जो खेल है जीवन का वो सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए, सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए। सोच लो, कुछ भी है, सब स्टेबल होना चाहते हैं, सब स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। हमको बचपन से क्या होता है, बचपन से पढ़ लिख के अच्छे जगह लग जाओगे तो कम से कम स्टेबल हो जाओगे। स्टेबल बोले तो अरे घर बार संभाल लोगे, घर के लोगों को संभाल लोगे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेबल, अटेन स्टेबिलिटी। सब लोग स्टेबिलिटी के भूखे हैं, पर एक सच्चाई बताऊं जीवन की मैं आपको, जब तक हम जिंदा है ना तब तक आप स्टेबल नहीं रह सकते हो, ठीक है। उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, ये तो रूल ऑफ लाइफ है। तो ये दिमाग से कंसेप्ट हटा दो कि भाई आज से 5 साल बाद तो बड़ी स्टेबल जिंदगी हो जाएगी, अरे नहीं, क्या पता छठे साल कुछ और दुनिया उजड़ जाए, या अगर अभी दुनिया अच्छी नहीं चल रही है आपकी तो क्या पता अगले ही साल ऐसा मजा आ जाए आपको जीवन में कि इससे ज्यादा आपने कभी एंजॉय नहीं किया लाइफ में। कुछ भी हो सकता है। इसलिए सच्चाई बस ये है कि प्रेजेंट में जीना सीख लो। जो अभी है वही सत्य है, अभी जो नहीं है, भूत और फ्यूचर, भूत और भविष्य दोनों मिथ्या है। मिथ्या बोले तो वहम। वहम को अब इंग्लिश में लिखूंगा मैं क्योंकि हिंदी में मात्रा नहीं आती। ठीक है, तो अभी फिर से इस पे आते हैं, फिर से बैक टू गेम। तो पानी पीना था मुझे इसलिए मैंने टाइम पास करवा दिया। The number of electrons in the outermost shell of hydrogen is 1. अरे हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना, तो इसकी वैलेंसी क्या हुई 1। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है ना, इसको वैलेंसी बोलते हैं। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो रहा हूं तो भी मेरी वैलेंसी 1 है, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल हो रहा हूं तो भी मेरी वैलेंसी 1 है। मुझे बस वो हेरा फेरी देखनी है, मुझे बस वो बदलाव देखना है कि कितने दे के या कितने लेके मैं स्टेबल हूं, वो हो जाती है आपकी वैलेंसी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड दैट ऑफ मैग्नीशियम इज 2। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में क्या बता रहा है भाई कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन मान लो इधर है, एक इलेक्ट्रॉन मान लो इधर है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे अपनी स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए, ठीक है। अब मान लो, अब आप बोलोगे कि अरे यार ये कुछ लोग कुछ गेन और कुछ लूज क्यों कर रहे हैं, ये गेन क्यों नहीं कर रहा। देखो मेरी बात सुनो, स्टेबिलिटी के लिए क्या चीज चाहिए कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। अब मान लो कि या तो 8 हो जाए, या फिर वो शेल मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसा हो कि देखो यार, अब मैं आपको ज्यादा टेक्निकल नहीं ले जाऊंगा वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर जिसको पता होगा दादा वो फिर और कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या बता दिया, बट मैं आपको इजीली बताऊं तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो 8 चाहिए या फिर कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं का मतलब उस शेल में आपके ऐसा, मतलब देखो प्लीज इस बात को अभी ही समझने के लिए यूज करना, ये बोलने के बाद ही भूल जाना, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा ना वैसे ही भूल जाना, आप इसको संभाल के मत रखना क्योंकि मैं बहुत ही ऐसे लेमन भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। या तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो मुझे स्टेबल होने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर लूं या फिर मैं जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे इनका त्याग कर दूं। तो मेरे लिए ज्यादा आसान क्या हुआ, मेरे लिए ज्यादा आसान 2 इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करना हुआ ना।
इसलिए मेरी वैलेंसी 2 हो गई। अब एन, जैसे मान लो कि Na+ की बात कर ले, तो मान लो कि मेरे पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैं स्टेबल कैसे हो सकता हूं? मैं स्टेबल या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके हो सकता हूं या फिर 7 के साथ इलेक्ट्रॉन लूज करके हो सकता हूं। ज्यादा आसान क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना। जो आसान होता है वही सबसे ज्यादा हम करने की कोशिश करते हैं, तो वैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन थे भैया, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे तो ज्यादा आसान होगा एज कंपेयर टू 6 इलेक्ट्रॉन डालना। और 7 इलेक्ट्रॉन थे तो 1 इलेक्ट्रॉन डालना ज्यादा आसान होगा एज कंपेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन निकालना। मेरा गला बैठने लग जाएगा यार इतना जोर जोर से बोल के। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वैलेंसी। हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, ये सुनो मेरी बात ध्यान से। ये CO2, ये H2, ये आपका ओजोन, या फिर चलो अभी कंपाउंड की बात करें हम केवल, ये CO2 आपका, ये H2O, ये सब, ये NaCl, ये सब कैसे लिखा? क्यों लिखा? ये NaCl2 क्यों नहीं हुआ? ये H2O2 क्यों नहीं हुआ? ये C2O4 क्यों नहीं हुआ? वो भी होता है हालांकि, बट ये CO2 ही क्यों है? कारण उसके क्या है? वैलेंसी। और ये जो केमिकल फॉर्मूला ना, आप किसी भी चीज का बोल सकते हो। मान लो मैं आपको बोल दूं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला लिख के बताओ, तो आप वो भी लिख पाओगे। ठीक है, NaHCO3 होता है वैसे वो। सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है HCO3, ठीक है, माइनस, और CO3 का होता है 2-। ये चीज क्या बोल दी भैया, हम कंफ्यूज हो रहे हैं? नहीं भाई, टेबल है इसकी पूरी। ये टेबल आपकी मातृभाषा, ये जिस बुक को आप बिल्कुल जगत बुक बोल सकते हो, अपनी NCERT से लिया हुआ है। सो व्हाट दिस टेबल इज सेइंग इज दैट इट इज शोइंग यू वैलेंसी ऑफ ऑल द आयंस, नेम ऑफ आयंस, सिंबल एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट, सिंबल, पॉलीएटॉमिक आयन, सिंबल। मतलब अरे मतलब ये कि ये सारी जो टेबल है इनके थ्रू आप कोई सा भी कंपाउंड बना सकते हो। ठीक है, एक यहां से उठाओ, ठीक है, एक यहां से उठाओ, फिर मान लो कि आपने कोई दूसरा इधर से उठा लिया। ठीक है, कैसे? अरे बताते हैं ना। जैसे कि मान लो मुझे जैसे NaCl की बात कर रहे थे हम। ठीक है, एक सेकेंड, ये एक ट्रिक भी है SVSDF, इसके बारे में बाद में बात करूंगा। ये थोड़ी सी अंग्रेजी टाइप की ट्रिक है, बट अभी हम पहले थोड़ा हिंदी वाला काम करते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम है, मान लो मुझे NaCl बनाना था, NaCl बनाना था, तो मैं क्या करूंगा भाई? सोडियम क्लोराइड बनाना है मुझे। ठीक है, तो मुझे पता है। अब जैसे मान लो कि आपको ये पता ही नहीं होता कि Na, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि Na और Cl, ये नाम याद नहीं होता होंगे आपको, तो थोड़ा अजीब सा नाम लेते हैं। जैसे कि मान लो मुझे सिल्वर क्लोराइड बनाना है, सिल्वर। तो मैंने क्या किया? मैंने सबसे पहले यहां पर ढूंढा सिल्वर कहां था? ये रहा सिल्वर। ये क्या है? Ag+, मैंने यहां पे लिख लिया Ag+। ठीक है, मुझे क्या ना सिल्वर क्लोराइड। अब मैं क्लोराइड ढूंढूंगा इस साइड नहीं मिलेगा कभी। इसके अंदर के दो एलिमेंट्स को, दो आइटम्स को मिला के या दो आयंस को मिला के आप कोई कंपाउंड नहीं बनाओगे, कोई फॉर्मूला नहीं बनाओगे। ठीक है, यहां से आपने Ag+ उठाया, इधर से आपको ढूंढना है क्लोराइड। अरे क्लोराइड, अरे ये रहा क्लोराइड। ये क्या है? Cl-, तो आपने Cl- को इधर लिखा। अब आपको क्या करना है? अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आपको बस एक चीज करनी है जिसको हम क्रिस क्रॉस बोलते हैं। एनसीईआरटी में भी दी है, बट एनसीईआरटी में देखने में कंफ्यूज होता है इंसान। अभी मैं बोलूंगा, उसके बाद देखोगे तो काफी इजीली समझ पाओगे। क्रिस क्रॉस कैसे करना है? इसके ऊपर जो चार्ज है उसको इधर ले आओगे, यानी कि Cl के नीचे, और इसके ऊपर जो चार्ज है उसको इधर ले आओगे। ठीक है, इसको जैसे उठा के आपने यहां लिख दिया और Ag वाले को उठा के यहां लिख दिया, तो क्या हो गया? ये AgCl हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे प्लस माइनस की बात नहीं करें, यहाँ पे उसकी बात करें कि कितना चार्ज है, Ag+Cl-। इस पे कितना है? 1 पॉजिटिव, इस पे कितना है? 1 नेगेटिव। केवल पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस लिखा है, इसका मतलब 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। तो हमने इस 1 को उठा के यहाँ रख दिया, ये वाले 1 को उठा के यहाँ रख दिया, तो ये क्या बन गया? Ag1Cl1। अब ऐसा तो लिखेंगे नहीं क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा AgCl। जब दोनों साइड में आपको यहाँ पे दोनों जगह आपको 1 1 या 2 2 3 3 4 4 दिख रहा हो, तो आप उनको एक ही तरह से लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब कुछ और देखते हैं, जैसे कि मान लो कैल्शियम कार्बोनेट, नहीं कैल्शियम कार्बोनेट तो फिर इजी हो जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट बनाना है मुझे। ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने कैल्शियम ढूंढा पहले। अरे कैल्शियम, ये रहा कैल्शियम। अरे कैल्शियम क्या था? अरे Ca2+ था। ठीक है, अरे अब क्या ढूंढना है? कार्बोनेट। अरे ये रहा, अरे सॉरी नाइट्रेट। तो उन्होंने बोल दिया, वैसे वो लिखेंगे कोई क्वेश्चन कि राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर कैल्शियम नाइट्रेट। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि कैल्शियम में कितना चार्ज होता है, नाइट्रेट में कितना होता है। ये थोड़ी बहुत चीजें आपको जो है याद करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर कैल्शियम नाइट्रेट। तो क्या हुआ? Ca2+ कैल्शियम नाइट्रेट हो जाएगा NO3-। ठीक है, अब क्या करना है? क्रिस क्रॉस करना है। ये क्या था? 2 जो है वो इधर चले जाएगा, और ये जो माइनस था वो इधर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 1 जो था वो इधर आ जाएगा। अब 1 को हम लिखते नहीं है, 1 को इग्नोर भी कर सकते हो। तो ये क्या हो गया?
ठीक है, यहाँ पे 1 आना चाहिए बट हम लिखेंगे नहीं क्योंकि वो एक ही है, NO3। अब ये 2 इधर आया तो 2 जो इधर आया ना, एक बात ध्यान रखना कि ये पूरे के ऊपर हमने 2 लेके आए हैं, ठीक है, केवल O के ऊपर नहीं लगाया। हमने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, आयन जो होते हैं वो कंपाउंड के भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए 2 हम इधर लेके आए पूरा, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे ऐसा 2, सॉरी थोड़ा गंदा हो गया बट वो कुछ ऐसा दिखेगा, CaNO3 होल ट्वाइस। होल ट्वाइस का मतलब ये कि जो आखिरी में लिखा है ना उसका पूरा होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैल्शियम नाइट्रेट, ऐसे लिखते हैं। तो क्या याद करना है, बस आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि भाई कौन से एटम का कौन सा सिंबल है और उस पर चार्ज कितना है, ठीक है। ये कुछ एक एक चार्ज वाले बता रखे हैं, NaKAgCu, ये आपको आसानी से याद कर लोगे आप वैसे। और थोड़ी बहुत ट्रिक वगैरह भी हम स्पेशल क्लास में डिस्कस करेंगे। Al3+ है, मान लो कि मुझे बोल दिया कि एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम क्या बनाओगे यार, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड बना दो, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड बनाना है, ठीक है, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड बनाना है। ये ऐसे करने में कितना आसान लगता है, कह रहे कुछ भी लिखना ही तो है भाई, साइंटिस्ट लोगों को सालों लग जाते हैं ये सब चीज़ें कैरी आउट करने में, सब निकाल के ढूंढने में। थोड़ी रिस्पेक्ट करो इसलिए सबकी। Al3+, एल्यूमिनियम क्या था, Al3+, अरे ब्रोमाइड क्या था, अरे एनर्जी लो क्यों हो रही है, ब्रोमाइड क्या था, Br-, क्या किया, क्रिस क्रॉस, इसको उठा के इधर पटक दिया, इसको उठा के इधर पटक दिया, क्या हो गया ये Al, यहाँ तो 1 ही है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, Br, अरे 3 को नीचे ले गए तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। अभी इस पे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि एक ही एटम है, ठीक है। Br जो है वो एक ही एटम का आयन है, ठीक है। हमने हमें पहले भी पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि B और R स्मॉल आएगा। ये क्यों होता है, क्योंकि ये रूल होता है नाम लिखने का किसी भी एटम का, ठीक है। कभी भी B और R ऐसा नहीं दिखेगा, ऐसा लिखने वाले इंसान को जूते पड़ेंगे। SVSDF, देखो ये थोड़ी सी एक ट्रिक थी जो मैंने ढूंढी थी बट यार मेरे हिसाब से मेरी ट्रिक ज़्यादा इजी लगेगी आपको यूज़ करना, ठीक है। ये आपको सब लोग सारे टीचर्स वगैरह भी एक क्रिस क्रॉस ही बताएंगे। SVSDF, कंफ्यूज हो जाओगे यार, पहले आपको सिंबल देखना है, S का मतलब, फिर वैलेंसी देखना है, ठीक है। फिर आपको ये एक और S है, फिर ये D का बोले तो आपको इसका मतलब वो करना है, डिवाइड करना है, और F मतलब फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। कैसे, Na, ये क्या लिखा पहले हमने, सिंबल लिख दिया Na+, ठीक है। और जैसे मान लो OH- लिख दिया, ये N कुछ अच्छा 2- वाला रहता है, CO3 2- लिख दिया, CO3 2- लिख दिया, ठीक है। फिर आपको देखनी है वैलेंसी ये रही, ठीक है। फिर आपको S का मतलब शायद एक्सचेंज था, वही चीज़ थी, इसको एक्सचेंज करना है, Na2CO3 और मतलब Na2, और आपको डिवाइड करना है, डिवाइड, अरे ये चीज़ तो देखना भूलिएगा, डिवाइड मैंने आपको बताया था ना कि मान लो कि ये C2O4 तो नहीं, बट लेट्स से कि Na, मान लो कि NaCl था, तो हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा। मान लो कि कोई ऐसा, जैसे कि मान लो एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, Mg2+ उठा लेते हैं, CO3 2- उठा लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, Mg2+ उठा लेते हैं, ये चीज़ क्लियर कर लो तो समझ में आ जाएगा। CO3 2- उठाता है, क्रिस क्रॉस करना है, इसको इधर उठाएंगे, इसको इधर उठाएंगे, Mg, तो ये क्या हो जाएगा, Mg2CO3, ये 2 भी इधर आ जाएगा, होल ट्वाइस। तो अभी आखिरी में आपको ये डिवाइड भी करना है, मतलब मान लो कि दोनों पे अगर सेम चार्ज है, दोनों पे सेम अमाउंट का चार्ज है, इस पे भी 2 का है, इस पे भी 2 का है, तो आप ये 2 को इग्नोर कर सकते हो, तो इसको हम MgCO3 लिखेंगे, ठीक है, ना कि Mg2CO3 इसको हम ऐसे कैंसिल कर देंगे, डिवाइड कर दो, इसलिए डी डिवाइड के लिए एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहे हैं हम, बट हम बस उसको यहाँ पर उसको उसकी जगह 1 लिख रहे हैं क्योंकि बात वही है, ठीक है। और F मतलब फॉर्मूला लिखना, यानी कि फॉर्मूला लिख दे आखिर में, बस। नेक्स्ट चीज पे आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट्स 48 मिनट्स, थोड़ा सा मैंने ज्यादा लंबा करके समझा दिया, प्रोबेबली हमको एक और आखिरी सेशन इस पर करना पड़ेगा जिसमें हम केवल मोलर मास के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बट एज ऑफ नाउ लेट्स डिस्कस जितना भी होता है मॉलिक्यूलर मास। अरे ये चीज तो बड़ी आसान है। मॉलिक्यूलर मास क्या था, अरे एटॉमिक मास क्या था, याद करो एटॉमिक मास क्या था, मास ऑफ एन एटम इज एटॉमिक मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ, अरे मॉलिक्यूलर, किसी बच्चे को बोलूंगा एटॉमिक मास, जब मास ऑफ एटम होता है तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, अरे भैया मास ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। तो मास ऑफ मॉलिक्यूल, इसको हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, ये एक ही बात है, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एक ही बात है, सॉरी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर मास एक ही बात है। ये रिलेटिव शब्द तो हम सिर्फ इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि होता था ना कि हम इसको ऐसे 1/12 C12 कार्बन एटम से हम इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, आइसोटोप से कंपेयर करते हैं, बस उसलिए हम रिलेटिव वर्ड यूज करते हैं, अदरवाइज मतलब दोनों का सेम है, ठीक है। मास ऑफ अ मॉलिक्यूल
मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला यूनिट मास, ये भी सेम टू सेम चीज है। फॉर्मूला यूनिट मास सेम टू सेम चीज है, कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज मॉलिक्यूलर मास, सेम वे, ओनली डिफरेंस इज दैट वी यूज द टर्म फॉर्मूला यूनिट मास फॉर सब्सटेंसेज हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। ठीक है, चीज सेम है, पूरी की पूरी सेम है, बस हमें नाम जब फॉर्मूला यूनिट मास तब यूज करते हैं जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं। ठीक है, आयंस कैसे, जैसे जिनके ऊपर मैंने आपको बताया था ना कि चार्ज होता है, उस टाइप से। ठीक है, बाकी पूरी चीज सेम है। अब ये रही, अभी एटॉमिक मास मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ बेसिक एटॉमिक मास याद करने हम कल डिस्कस कर चुके हैं, 1, 12, 14, 16, ये शुरू के 4-5 तो आपको आसानी से, मतलब इतने तो एटलीस्ट आपको याद होने ही चाहिए। हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका ही होता है। तो अब मान लो मॉलिक्यूलर मास मुझसे पूछ लिया कि भैया मुझे CO2 का मॉलिक्यूलर मास बताओ। करना कुछ नहीं है, देखो मैंने आपको कल भी समझा दिया था ये। ठीक है, ये तो टॉपिक अभी आया, बट मैंने बता तो कल ही दिया था आपको, बहुत ही आसान, जो जो चीजें जहां आसान लगते हैं वो बता देना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास मतलब कुछ भी नहीं, जो भी एटम्स है ना उनके मास को सिर्फ ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना है। क्या किया, अरे कार्बन बोले तो 12 यूनिफाइड मास, प्लस अरे ऑक्सीजन बोले तो 16 यानी कि 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का 32, 16 + 16 32, तो ये क्या हो जाएगा 44 यूनिफाइड मास। ठीक है, वेरी सिंपल वेरी सिंपल। मान लो कि ऐसे मुझको पूछ लिया है NaCl का, यानी कि NaCl बोले तो ये सोडियम क्लोराइड मतलब ये क्लोरीन है। ठीक है, Cl क्लोरीन हो तो बनने के बाद में क्लोराइड बोलते हैं। NaCl, अरे इसमें हमारे पास में सोडियम का क्या है 23 यूनिफाइड मास, प्लस Cl का क्या है, अरे कैल्शियम का 40, क्या हो गया टोटल 63 यूनिफाइड मास। ये हो गया आंसर। बस यही होती है मॉलिक्यूलर मास, और कुछ भी नहीं होता, इतना ही देखना है और कुछ भी नहीं देखना है। थोड़े बहुत और बना के देख लो, खुद से ऐड कर लो, कुछ भी बना लो। जैसे NO2 की बात कर रहे हैं, NO2 नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है तो NH3 की बात कर लें, अमोनिया। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, डबल M आएगा यार। अमोनिया का क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन 14 प्लस 14U प्लस 3 × 1U। ठीक है, 3 NH3 है और एक का मास है 1, तो ये हो जाएगा 14 + 3 यानी कि 17 यूनिफाइड मास। ठीक है, 17 यूनिफाइड मास। ओके, इट्स 15 मिनट्स मैन, पता ही नहीं चला। नेक्स्ट हम आते हैं मोल कंसेप्ट के ऊपर। अरे बाप रे, यहां से तो चीजें चालू होती है बहुत ही मस्त मस्त वाली। ठीक है, यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज वगैरह भी है। मोल कंसेप्ट क्या होता है, ओके देखो कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। ये चीज इतनी ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपके आने वाले कोर्सेज का, आने वाले टाइम का, आने वाले सालों का 10th 11th 12th इसका बेसिक फॉर्म करने वाली है। ठीक है, कैसे याद करना, मोल कंसेप्ट क्या होता है। सबसे पहले तो ये नंबर याद कर लो, इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लो जीवन में। एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं इसको, = Na भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं Na की तरह। क्या है, 6.022 × 10⁻23। अभी याद करो 6.022 × 10⁻23, 6.022 × 10⁻23, 6.022 × 10⁻23। अरे एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 × 10⁻23, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर या फिर Na नंबर। कहां काम आता है, बहुत ही खूबसूरत सा नंबर है, कहां काम आता है, अरे बहुत अच्छे एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको। देखो अब जो है मोल कंसेप्ट है, अब हम बात करेंगे मोल्स की। मोल क्या होता है, मोल कुछ भी नहीं होता है, मोल खुद में कुछ नहीं है, मोल बस एक पेयर ऑफ क्वांटिटी है और कुछ भी नहीं। कैसे, अरे 1 डजन केला बोला, भैया 1 डजन केला दे दो, तो केला कितने केले देगा, 12। क्यों, अरे ये फिक्स्ड है, 1 डजन का मतलब 12 ही होता है। हमने क्या किया, 1 डजन 12 जो था उसको एक नाम दे दिया डजन, बस, और कुछ भी नहीं किया हमने। अब हमने बोला कि भैया 1 पेयर जूते दे दो, तो दुकान वाला कितने जूते देगा, अरे 2 जूते देगा। ठीक है, अरे मतलब खरीदने के लिए, ऐसे जूते नहीं देगा, 2 जूते देगा। ठीक है, क्यों, हमने 1 पेयर शूज बोला तो वो क्या करेगा, 2 शूज देगा। 1 पेयर का मतलब फिक्स था, हमने 1 पेयर को नाम ही ऐसा दिया कि 1 पेयर बोले तो 2। वैसे ही जैसे 1 डजन केले मतलब 12 केले, 1 पेयर शूज मतलब 2 शूज, वैसे ही 1 मोल एटम मतलब 6.022 × 10⁻23 एटम्स। बस इतना समझ लो, इसके बाद का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस ये समझ में आना चाहिए। मैं बहुत स्ट्रगल करता था समझने में, अब तो बहुत इजीली समझ जाओगे। क्या था भाई, कुछ भी नहीं। 1 डजन का मतलब, डजन बोले तो 12,
हमने याद कर लिया, डजन बोले तो 12, एक पेयर, पेयर बोले तो 2 याद कर लिया, मोल, मोल बोले तो 6.022 इंटू 10⁻23। और ये मोल हम यूज करते हैं एटम्स में, बोले कि भैया अरे भैया 5 मोल एटम दे देना, 5 मोल एटम दे दो भैया। हम क्या बोलते हैं, अरे भैया 2 डजन केले दे दो, तो क्या करेगा 12 इंटू 2 डजन। देखो अभी 2 मिनट के लिए ये सब लिखा हुआ निकाल देता है। उस आपने बोला दुकानदार को भैया 2 डजन केले दे दो, 2 डजन केले, तो वो क्या करेगा, बोलेगा 2 इंटू 12, एक डजन, 2 डजन चाहिए आपको, एक डजन का मतलब होता है 12, तो 2 इंटू 12 हो गया 24 केले दे देगा वो आपको। ठीक है, आपने बोले भैया 6 पेयर ऑफ शूज चाहिए, तो 6 पेयर ऑफ शूज, 6, एक पेयर ऑफ शूज में कितने शूज होते हैं 2, तो क्या हो गया 12। ठीक है, वैसे ही अगर आपने बोला भैया मतलब दुकान पे आकर मत बोलना वरना दुकान वाला आपको पागल समझेगा कि भैया मुझे है ना, मुझे 3 मोल एटम चाहिए। ठीक है, 3 मोल एटम चाहिए, या एक मिनट मेरी बात सुनो भैया, मुझे 3 मोल एटम है ना, किसका चाहिए, जैसे कि आपको जूते चाहिए तो आपको कौन सी कंपनी के चाहिए, आपको केले चाहिए तो कौन से वाले चाहिए, वो छोटे वाले, बड़े वाले, या फिर वो जो अलग अलग टाइप के आते हैं। आप बोल दो कि भैया मुझे ना 4 मोल कार्बन एटम पैक कर दो। 4 मोल कार्बन एटम मतलब वो क्या करेगा, कितने एटम्स पैक करेगा कार्बन के, 4 मोल। ठीक है, और एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, इतने एटम्स ऑफ कार्बन वो पैक कर देगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लो, जो भी वैल्यू आएगी उतने मोल्स ऑफ कार्बन वो एटम पैक कर देगा। ठीक है, मान लो आपने बोल दिया कि भैया मुझे 10 मोल नाइट्रोजन एटम पैक कर दो, तो वो क्या करेगा, अरे 10 मोल, 10 मोल, मोल का मतलब क्या था, एक मोल एटम में कितने होते हैं, एक मोल एटम में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो भैया अरे तो 10 मोल में कितने हो जाएंगे, 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन एटम्स वो पैक कर देगा। ठीक है, बोलेगा छोटू जरा 10 मोल का नाइट्रोजन एटम्स लेके आना, तो और फिर ऐसे करके वो आपको दे देगा। वेरी सिंपल, बस ये कंसेप्ट क्लियर कर लो कि एक मोल बोले तो एक मोल एक डजन किसी भी चीज का 12 होता है, एक पेयर किसी भी चीज का 2 होता है, एक पेयर शूज या फिर एक पेयर स्पेक्ट्स, स्पेक्ट्स को भी हम पेयर बोलते हैं कई बार क्योंकि इसमें 2 होते हैं, या फिर अरे एक पेयर और क्या क्या होता है, एक पेयर स्लीपर्स, एक पेयर सैंडल्स। पेयर बोले तो पेयर, डजन बोलते से समझ में आता है, 12 पेयर बोले तो 2, मोल बोले तो वैसे ही 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है, नंबर है, ये नंबर है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें कोई यूनिट नहीं लगाओगे, किलोग्राम नहीं, एक डजन मतलब 12 भी नंबर है ना, पेयर मतलब 2 भी नंबर है ना, वैसे ये भी नंबर है, बस जैसे 12 था 2 था वैसे ये नंबर है। और इसी नंबर को हम शॉर्ट फॉर्म में NA बोलते हैं, यानी कि एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, इसको हमने एक नाम दे दिया बस। ये जो वैल्यू थी ना, कहीं भी आप देखो, ये जो वैल्यू थी इसको हमने ना एक, बस ये एक पर्टिकुलर वैल्यू, अभी मोल से रिलेट ना भी करो, इस बस एक पर्टिकुलर वैल्यू को हमने एवोगैड्रो नंबर बोल दिया कि भाई बार बार हमको 6.022 इंटू 10⁻23 बोलने में बड़ी तकलीफ हो रही थी, तो हमने उसको एवोगैड्रो नंबर बोल दिया डायरेक्ट। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं एक और बेसिक कंसेप्ट पे जिसका हम डिस्कस कर चुके हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। वेरी सिंपल, एटॉमिक मास कहता है मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट। बोले तो अरे हीलियम का मास कितना, अरे हाइड्रोजन का मास कितना, अरे एक ऑक्सीजन के एटम, हाइड्रोजन के एटम का। ठीक है, अगर आप हाइड्रोजन बोलोगे ना तो सबसे पहले कोई भी बंदा सोचेगा वो H2 उसके दिमाग में जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन कभी ऐसे तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, तो सबसे पहले वो H2 ही सोचेगा। तो आपको यहाँ पर हाइड्रोजन के केस में स्पेसिफाई करना होगा कि हाइड्रोजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना। ठीक है, एक कार्बन एटम का मास कितना। ठीक है, तो ये क्या हो गया एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, H2O इसका मास कितना, H2 इसका मास कितना, CO2 इसका मास कितना। तो ये क्या हो गया मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ मॉलिक्यूल, एटॉमिक मास, मास ऑफ एटम। मोलर मास क्या हो गया भाई, एटॉमिक मास क्या होता है, देखो रिलेट करो, जब आप एनालॉजी, मैंने आपको इसलिए टेबल बनाई, आप रिलेट करो, जब एनालॉजिकली सोचोगे, एनालॉजी मतलब रिलेट करके, तो कभी नहीं भूलोगे। एटॉमिक मास, मास ऑफ एटम, एक एटम का मास। मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल का मास। मोलर मास, एक मोल का मास। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। अरे भैया एक डजन केले कितने किलो हो जाएंगे, वैसे ही एक मोल एटम कितने मास का है, उसको मोलर मास बोलते हैं। कैसे याद किया, अरे ये मोल यहां भी था और ये मोल यहां भी था, हमने दोनों को याद कर लिया। ठीक है, तो क्या हो गया, ये मोलर मास हो गया, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, इसके बारे में कैसे हम करेंगे, जैसे कि मान लो कि एटॉमिक मास, जैसे कि यार ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, मैं थोड़ा सा टाइम और लूंगा, 1 घंटे से ऊपर हो गया, बट थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा। ठीक है, लेना पड़ेगा। कैसे, मान लो नाइट्रोजन का जो मास था वो था 14 यूनिफाइड मास। ठीक है, हाइड्रोजन का जो मास था वो था 1 यूनिफाइड मास।
ठीक है, ये एटम की बात कर रहा हूँ, एटम की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम। मॉलिकुलर मास, मान लो NH3 का ही ढूंढना है मुझे, तो NH3 का मॉलिकुलर मास क्या हो गया, 14 + 3 = 17 यूनिफाइड मास। मोलर मास क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट। अरे मान लो कि मुझे बोल दिया कि फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एटम का मोलर मास क्या है, नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास तो 14 U है, तो नाइट्रोजन एटम का मोलर मास क्या होगा, मोलर मास क्या होगा, एक मोल में कितने एटम्स थे, एक मोल में देखो एक एटम का मास कितना है, देखो सिंपल सा, एक एटम का मास है 14U, तो एक मोल ऑफ एटम का मास कितना हो जाएगा, एक मोल ऑफ एटम का मास कितना हो जाएगा, एक एटम में कितने मोल्स होते हैं, सॉरी एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 × 10⁻23 × 14U। भाई एक एटम का मास इतना है, एक मोल ऑफ एटम का मास कितना होगा, एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, इतने एटम्स होते हैं, इनटू इसका जो था ओरिजिनल वही, तो इसका मास क्या हो जाएगा, सॉरी नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, 14 × 6.022 × 10⁻23, या अगर आपको इजीली लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 14 × Na, ठीक है, Na बोले तो एवोगैड्रो नंबर। अब ये एवोगैड्रो नंबर ऐसा ही क्यों लिया, इसकी खूबसूरती क्या है, इसकी खूबसूरती क्या है एवोगैड्रो नंबर की, इसकी खूबसूरती ये है कि एवोगैड्रो नंबर ने जो यूनिफाइड मास था ना U, और हमारे जो जनरल मतलब जो हमको इजी होता समझने में ग्राम, उसको इतनी अच्छी तरीके से रिलेट किया कि कोई भी, मतलब आप सोचो यार क्या नंबर निकाल दिया कि किसी भी चीज का, देखो कि देखो पहले हमको 14U था, अभी टोटली हमको लगता था कि ग्राम से पूरी तरह अलग है, इसका ग्राम से कोई लेना देना, मतलब ये अलग ही टाइप के रिलेशन में चल रहा है। पर एवोगैड्रो भाई ने सोचा कि यार ये तो बच्चों को तकलीफ हो जाएगी यार, ये तो गलत हो गया यार, तो उन्होंने एक नंबर ही निकाल दिया खुद का। तो वो नंबर की खूबसूरती ये है कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास है, अगर उसका आप मोलर मास निकालो, यानी कि आप इस जैसे एक एटम या फिर उसका एक मोल ले लो, ठीक है, तो मान लो जैसे कि कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज नहीं 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 नहीं, ये क्या हमने कि एटॉमिक मास बोले तो ये, तो किसी भी एक एटम का जो एटॉमिक मास है यूनिफाइड मास में होगा, यू के यूनिट में होगा, वो सेम होगा वही वैल्यू के ग्राम में जब आप उसका मोलर मास निकालोगे। अरे कैसे कैसे का मतलब मैं आपको बताऊं, नाइट्रोजन का क्या था 14 यूनिफाइड मास, तो एक मोल नाइट्रोजन का मोलर मास क्या हो जाएगा भाई, एटॉमिक मास तो नाइट्रोजन का 14 यूनिफाइड मास है, एक एटम का मास बोले तो, अब मोलर मास क्या है, एक मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स का मास क्या हो जाएगा Na, यानी कि 6.02 × 10⁻23 × 14U। तो ये जो चीज है ना, ये पता है ये Na को जब आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको जो आंसर में आएगा वो सेम आएगा 14 ग्राम के बराबर। ये नंबर ही ऐसा है, इस नंबर ने यूनिफाइड मास और ग्राम का के बीच का रिलेशन निकाल दिया, समझो, बस यही किया। मतलब किसी भी एलिमेंट के लिए चलता है भाई, जैसे कि हाइड्रोजन का 1 यूनिफाइड मास था ना, 1 यूनिफाइड तो एटॉमिक मास हो गया, तो हाइड्रोजन का मोलर मास क्या हो जाएगा 1 ग्राम, बस यहां से यू हटा के ग्राम लगा दिया, वैसे ही कार्बन का 12 यूनिफाइड मास था, मास, ठीक है, एटॉमिक मास क्या था 12 यूनिफाइड मास, तो कार्बन का मोलर मास क्या हो जाएगा 12 ग्राम, ठीक है। तो ये जब आप 12 यूनिफाइड मास को 6.022 × 10⁻23 करोगे तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा 12 ग्राम्स। ये ग्राम की यूनिट और ये यूनिफाइड मास की यूनिट को रिलेट कर डाला उन्होंने। सेम क्या मॉलिक्यूल के लिए भी होता है, मॉलिक्यूल क्यों लिखा है, अरे हाँ सेम मॉलिक्यूल के लिए भी होता है। मान लो H2O की बात कर रहा हूं मैं, तो H2O का मास क्या है, H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या है 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 + 1 2 हो गया और ऑक्सीजन का 16 हो गया, तो ये हो गया 18 यूनिफाइड मास। तो वाटर का H2O का मोलर मास क्या होगा, इसका यही होगा 18 यूनिफाइड मास इंटू 6.022 × 10⁻23, तो उसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 18 ग्राम, ठीक है। तो क्लियरली अगर मैं समझाऊं आपको एक बार फिर से, बस इतना ही करेंगे हम, इससे ज्यादा और नहीं करते हैं, क्लियरली समझाऊं अगर मैं आपको, तो एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। एक मोल मतलब क्या था, जैसे एक डजन मतलब 12 होता है, वैसे एक मोल मतलब क्या हुआ 6.022 × 10⁻23। 10 मोल कितने हो जाएंगे, या 10 एटम, ये 10 मोल्स कितने हो जाएंगे, एक मोल कितना होता है, एक मोल एटम, भैया एक मोल एटम पैक कर दो तो मतलब वो कितने एटम पैक करेगा 6.022 × 10⁻23 करेगा। 10 मोल एटम पैक कर दो तो कितना करेगा 10 × 6.022 × 10⁻23। अरे 100 मोल एटम पैक कर दो तो कितने पैक करेगा 100 × 6.022 × 10⁻23, ठीक है। तो वैसे ही एटॉमिक मास, मान लो भैया इसका एटॉमिक मास, इसका भैया ये एक केला कितने, एक डजन केले कितने किलो के हैं, तो वो क्या करेगा
एक केले का वजन इंटू 12 करेगा, ठीक है। अरे भैया एक डजन केले कितने किलो के हैं, तो एक केला निकालेगा, उसका वजन करेगा और वो इंटू 12 कर देगा कि भैया ये हो गया आपका, एक जो केला था वो 20 ग्राम का था, तो 12 केले हो गए आपके 240 ग्राम के, उतना ही होगा ना, हाँ 240 ग्राम के। सेम मोलर मास में क्या, मोलर मास में क्या किया कि हमने एक मोल ऑफ एटम का मास निकाल लिया। एक मोल ऑफ एटम कितना था, 6.02 × 10⁻23। और इसकी खूबसूरती क्या थी कि जो भी यूनिफाइड मास का इसका मास होगा, जैसे कार्बन का 12 यूनिफाइड मास है, तो वो यहां पे मोलर मास उसका 12 ग्राम हो जाएगा डायरेक्ट, बिना कैलकुलेशन के आप डायरेक्ट लिख सकते हो ये, ठीक है। तो एक कार्बन एटम का मास कितना है, 12 यूनिफाइड मास, और 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स का मास कितना है, 12 ग्राम। ये खूबसूरती है इस नंबर की। तो यार देखो, इट्स ऑलरेडी 1 hour 5 minutes। हम इसके बाद में कुछ और चीज डिस्कस करने वाले थे, बस ये हमको अब क्या करना है, हमको बस ये फॉर्मूलाज यूज करना है, ठीक है। इसी चीज के ऊपर फॉर्मूलाज बेस्ड है। मैं आपको अगर अभी भी क्विकली बता दूं, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो तब तक, कि जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपन मोलर मास। गिवन मास बोले तो अब को बोल दिया कि भैया कि ये कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। मान लो कि 100 ग्राम कार्बन में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, तो आप ये फॉर्मूला लगा दोगे। गिवन मास क्या 100 ग्राम दिया है, और अपन मोलर मास, कार्बन का मोलर मास क्या हो गया, 12 ग्राम। तो आप इसको कैंसिल कर दोगे, आपको पता चल जाएगा कि कितने हो जाएंगे, ये ऑलमोस्ट हो जाएगा 8 पॉइंट समथिंग मोल्स हो जाएंगे, ठीक है। वेरी सिंपल। मान लो नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिया आपसे, तो आपको क्या करना है, गिवन मास मतलब उसने ये बोल दिया कि 100 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स होंगे, 100 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स होंगे। तो आपको क्या करना है, एटम्स का मतलब क्या था, नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा, ठीक है। अरे भैया नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, हमने क्या देखा था अभी, मोल का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे, Na 6.022 × 10⁻23 इंटू नंबर ऑफ मोल्स के बराबर। 5 मोल एटम में कितने एटम्स होंगे, 5 मोल हाइड्रोजन में कितने एटम्स होंगे, 5 इंटू यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, 5 मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर Na, ये हो जाएगा कितने के कितने एटम्स होंगे। तो सेम हमने यहाँ क्या, अब गिवन मास अपन मोलर मास यहाँ पे ये ऐसा कैसा उठा के डाला है, हाँ आप इसमें कंफ्यूज मत हो। आप यहाँ पे चाहो तो डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na भी कर सकते हो, या फिर अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला था गिवन मास अपन मोलर मास, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। वेरी सिंपल यार, वेरी सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना। देखो इसके पहले हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बट मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बहुत ही ईजिली इससे गो थ्रू करा देता हूँ एक बार। चलो ठीक है, ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ही ईजी सी चीज़ है, एक बार क्लियर हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा। फाइंड नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम द मास। भाई ये 180 ग्राम वाटर है। अब मुझे बोल दिया कि भैया जो पानी है इसके अंदर जितना पानी है 180 ग्राम पानी है, तो बताओ कि इस पानी के अंदर कितने एटम ऑफ वाटर होंगे। सोचो ये पहले, ये पढ़ने के पहले, जस्ट मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने के पहले सब कितना डिफिकल्ट लगता था कि अरे इसमें तो कैसे निकालूंगा मैं नंबर ऑफ एटम्स, कैसे गिनूंगा 1 2 3 4। अब कितना आसान हो गया। आपको क्या चाहिए, बस आपको वजन चाहिए 180 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। 180 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे। अरे 180 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, पहले तो क्या करो, वाटर क्या होता है, H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया 2 + 16 = 18, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसका मोलर मास क्या हो जाएगा 18 ग्राम, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा कि हमको वही वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स वाला। तो पहले तो मुझे देखना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, पहले मुझे मान लो कि इसने मुझे नंबर ऑफ एटम्स पूछा, तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल पाया इसके, तो मैं उसी को मल्टीप्लाई कर दूंगा Na से और नंबर ऑफ एटम्स निकाल लूंगा। तो मेरी पहली अप्रोच क्या है, पहली अप्रोच है कि मुझे तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो मैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगा कि 180 ग्राम पानी है और एक मोल का जो वेट है वो कितना था, 18 ग्राम था। एक मोल का जो मास है वो कितना था, 18 ग्राम था। तो 180 ग्राम में कितने मोल्स आ जाएंगे, 10 मोल्स आ जाएंगे। वेरी सिंपल। अरे अगर एक चॉकलेट 10 ग्राम की है तो 100 ग्राम में कितनी चॉकलेट्स बनेंगी, 10 चॉकलेट्स बनेंगी ना, सिंपल। वैसे ही तो 10 मोल्स आ गए। अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना था, नंबर ऑफ एटम्स निकालने थे, तो मैं 10 मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर कर दूंगा, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स वाला। सिंपल, वेरी क्विक, ठीक है। वैसे ही एक टेबल आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। टेबल में क्या लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स मतलब 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, और उसका वजन 12 ग्राम। क्यों, 12 यूनिफाइड मास था, एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास को ही हम सेम बस क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, तो 12 ग्राम हो जाएगा आपका। कन्वर्ट नहीं करेंगे, मतलब डायरेक्ट ग्राम लिख देंगे यहाँ पे, तो वो हो जाएगा आपका मोलर मास, ठीक है। तो एक मोल कार्बन एटम्स का मास कितना हो गया, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। वैसे एक मोल हाइड्रोजन एटम्स, ये ऐसा 1 ग्राम। एक मोल ऑफ एनी पार्टिकल, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस क्या हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 इंटू नंबर ऑफ दैट पार्टिकल।
ठीक है, जहां भी मोल आया वहां पे हमने बस इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। और मास क्या हो जाएगा, रिलेटिव मास ऑफ दोज पार्टिकल्स इन ग्राम्स। ठीक है, मान लो किसी का 8 यूनिफाइड मास था तो रिलेटिव यानी कि 8 ही रहेगा और ग्राम में हो जाएगा इन ग्राम्स। ठीक है, वही चीज बताई मैंने आपको। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम 6.022 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसका मास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। जो मॉलिक्यूलर मास था, मान लो कि किसी का 14 यूनिफाइड मास था तो 14 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। क्विकली कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं, चलो हम कर ही लेते हैं, पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ 0.7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ओह कंफ्यूज हो गए तो अब क्या करना है, अरे ऑक्सीजन एटम्स 0.7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, क्या पूछा है, मास ऑफ इतने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछा है। पहले तो एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास कितना है इसका ऑक्सीजन का, 16 यूनिफाइड, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 16 यूनिफाइड मास। तो मोलर मास क्या हो गया, मोलर मास क्या होता है भाई, मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल, ये कितना हो गया 16 ग्राम हो गया। ठीक है, डायरेक्टली हमको यू से ग्राम लिख दिया हमने। अब क्या पूछा है, 0.7 मोल्स का कितना है, तो एक मोल का मास 16 ग्राम है, तो 0.7 मोल्स का क्या होगा, या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर वो जो हम करते थे ना यूनिटरी मेथड भी कर सकते हो। करना क्या है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सेम टाइप की चीजों को ऊपर नीचे लिखो, डिवाइड खच खच डिवाइड कर दो, खत्म। क्या क्या, एक मोल का 16 ग्राम था तो 0.7 मोल का x ग्राम मान लिया, तो हमने क्या किया, बस खच खच आंख बंद करके, फिर चाहे ये ऊपर हो या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि मोल के नीचे मोल है, ग्राम के नीचे ग्राम है, या इनफैक्ट फॉर दिस केस कि अगर आप कभी भी ये मेथड अप्लाई कर रहे हो तो सब सारी यूनिट्स नीचे सेम होने चाहिए। मीटर के नीचे मीटर है, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम है। ठीक है, तो मोल के नीचे मोल है, ग्राम के नीचे ग्राम है, तो क्या किया हमने 1/0.7 इज इक्वल टू 16/x, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा आपका 16/0.7। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो 160/7 करके इसको कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपको मास पता चल जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.7 ग्राम ऑफ एटम। देखो दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो मास पूछ सकते हैं या फिर नंबर ऑफ एटम्स पूछ सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स पूछा है 0.7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। ठीक है, अभी 1 ग्राम नाइट्रोजन एटम में कितने एटम्स प्रेजेंट थे नाइट्रोजन के, इतने। अरे सीधी सी बात है, सुनो मेरी बात, 1 ग्राम नाइट्रोजन एटम में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, ऐसे गिनोगे 0.7 के हिसाब से, वैसे x करके फिर खच 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 कर डिवाइड कर देना, वेरी सिंपल। ठीक है, और बाकी अगर आपको वो खच 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 डिवाइड करने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही हो तो बस ये फॉर्मूला याद कर लो, ये एक फॉर्मूला याद कर लो बस, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, और नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू Na। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हम वही चीज कर रहे हैं, गिवन मास क्या है 0.7, मोलर मास क्या है, सॉरी मैंने 1 लिख दिया था, इसको हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना था। नाइट्रोजन का मोलर मास क्या है 14। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर Na। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 147, 7 2 14, 1/20 इंटू Na। ठीक है, अब कुछ और भी क्वेश्चन है यहाँ पर लिख रखा है मैंने। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन 69 ग्राम ऑफ सोडियम। क्या ढूंढना है, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ एटम्स दोनों ढूंढना। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालो, गिवन मास अपॉन मोलर मास 69 अपॉन गिवन मास, इसका गिवन मास 69 और मोलर मास इसका 23 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 3, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, ये 3 इंटू Na है। ठीक है, यही, या तो आप पूरा फॉर्मूला फिर से लिखो या फिर डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na कर दो। मैं आपको कब से वही बोल रहा हूं, अरे भैया 1 डजन केले मतलब 12 केले, तो 1 मोल एटम मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ कार्बन एंड 7 मोल्स ऑफ O2। ये O2 होना चाहिए था। ठीक है, 4 मोल्स ऑफ कार्बन, 1 मोल कार्बन का मास क्या है, पहले तो एटॉमिक मास देखो, एटॉमिक मास क्या है 12 यूनिट, 12 यूनिफाइड मास है यार, यू मतलब यूनिट नहीं होता, 12 यूनिफाइड मास, तो इसको ग्राम, इसका मोलर मास क्या हो जाएगा 12 ग्राम। ठीक है, यानी कि 1 मोल कार्बन एटम का मास क्या है 12 ग्राम। अरे मोलर मास यही तो होता है, 1 मोल कार्बन एटम्स का मास 12 ग्राम, वही हो गया मोलर मास। ठीक है, फाइंड मास ऑफ 4 मोल्स, तो 1 मोल का इतना है, तो 4 मोल का कितना हो जाएगा 4 इंटू 12, यानी कि 12 4 48 ग्राम्स। 7 मोल्स ऑफ O2 पूछा है, तो एक मोल ऑफ O2, यानी कि ये देखो ये कंपाउंड पे आ गए अभी हम। ठीक है, ये ध्यान रखना है, O2 लिखा है O नहीं लिखा है, ये कार्बन यहाँ पे केवल एक ही लिखा था O2,
तो ऑक्सीजन का पहले तो एटॉमिक मास क्या होता है, ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास पूछ रहा हूं मैं, O2 का नहीं पूछ रहा हूं। ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास क्या होता है, 16 यूनिफाइड यूनिट, 69 यूनिफाइड मास, ठीक है। तो O2 जो मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, क्योंकि O2 मॉलिक्यूल है, जो अकेला होता है वो एटम है, जो किसी के साथ में होता है अपने 2 3 4 ऐसे साथ में होता है वो क्या था, डायटोमिक ट्राइटोमिक अभी पढ़ा था ना। तो O2 का क्या हो जाएगा, 16 + 16 इक्वल्स टू 32 यूनिफाइड मास, ठीक है। तो ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल का मास इतना था, तो इस मॉलिक्यूल के एक मोल का मास कितना हो जाएगा, 32 ग्राम, और 7 मोल्स का निकालना है, तो आंसर क्या हो जाएगा 7 × 32, ठीक है, 22 ग्राम, 224 ग्राम, ठीक है। ये होगा ना 7 × 2 = 14, 4 1 कैरी, 7 × 21 + 1 22, 224 ग्राम, ये हो गया आपका कंप्लीट। अरे सोचो, मैंने सिर्फ 15 मिनट एक्स्ट्रा लिए और पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। अभी क्या होने वाला है, अभी मेरी बात सुनो ध्यान से, शाम को 5 से 6 आज ही, ये जो वीडियो देख रहे हो ना आप 4 से 5, इसके बाद में 5 से 6 फटाफट से आ जाना, स्पेशल क्लास फ्री एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, आई रियली होप कि आपको ये पसंद है। आपको पसंद आया तो प्लीज कमेंट करके बताओ, लाइव चैट में बताओ, जहां बताना वहां बताओ। रोज रात को 10 से 11 बजे हमारी लाइव क्विज होगी, आज भी होगी, आज भी रात्रि 10 से 11 बजे पहुंच जाना, 5 से 6 बजे स्पेशल क्लास पहुंच जाना। तो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को इतना ही। और अगर आप कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो तो आप PC001 कूपन कोड यूज करो, 10% का रेफरल डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा, मात्र 25 रुपए मोमोज की प्लेट से भी सस्ता। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो अगर आपको कुछ अपडेट्स वगैरह चाहिए तो। और इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। और हम हमारी स्माइल थेरेपी करेंगे आज रात को लाइव सेशन में, ठीक है। और रोज हम लाइव सेशन में एक स्माइल थेरेपी करते हैं। स्माइल थेरेपी क्या होती है, स्माइल थेरेपी बस चलो कर ही लेते हैं। अभी आपका दिन भर में जैसा भी मूड हो, अच्छा बुरा कैसा भी लग रहा हो, अभी से जब मैं स्टार्ट बोलूंगा तब से 5 सेकंड तक आपको अपने को मुंह फाड़ के स्माइल करना है, बिल्कुल, ठीक है। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, एनर्जी बढ़ा के रखना अपनी, और मिलते हैं हम शाम को 5 से 6 बजे और फिर उसके बाद रात को 10 से 11 बजे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड बाय।